relocate honeybees in India. We train tribals and farmers on beekeeping and modern method of honey harvesting. इन हनीबीज को हम रिलोकेट नहीं कर सकते, बाकी जो 4 स्पीशीज़ हैं उनको हम रिलोकेट कर सकते हैं। पर ऐसे वर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये जो हनी बीज़ हैं वो माइग्रेटरी बीज़ रहती हैं। कभी सिटीज़ में रहेंगी, कभी फार्मलैंड में जाएंगी, कभी फॉरेस्ट में जाएंगी। तो मधुमक्खियाँ जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है इस दुनिया के लिए, और है तो बहुत छोटी, पर बहुत बड़ी बड़ी काम बड़ा बड़ा काम करती हैं, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। उसके बारे में आज हम जानेंगे। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ऐसे कहा जाता है कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इस दुनिया से अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो मनुष्य जाति जो है 4 साल में खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर बीस नहीं रहेंगी तो पॉलिनेशन नहीं, परागण नहीं होगा। परागण नहीं होगा तो पेड़ नहीं रहेंगे। पेड़ नहीं रहेंगे तो जानवर नहीं रहेंगे। जानवर नहीं रहेंगे तो मनुष्य जाति टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। तो मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। और क्यों महत्वपूर्ण है अभी हम जानेंगे। क्योंकि फूलों में भी 2 प्रकार के फूल रहते हैं, एक होता है नर और दूसरा होता है मादी। तो नर और मादी का मीटिंग का जो काम है, ठीक है, वो मधुमक्खियां करती हैं। उसको क्रॉस पॉलिनेशन या परागण बोला जाता है हिंदी में। और मधुमक्खियों के कारण पेड़ों में जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी आती है। जैसे एक पेड़ का नर और दूसरी सेम स्पीशीज के दूसरे पेड़ की मादी से अगर मीटिंग होता है तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो बीज बनेंगे या फ्रूट बनेंगे, वो अच्छे क्वालिटी के होंगे, अच्छे क्वांटिटी के होंगे। और वो उन सीड में या बीज में दोनों पेड़ के गुणधर्म रहेंगे। तो इसलिए पेड़ों में भी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी लाने के लिए मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। और मधुमक्खी और जो पेड़ हैं उन दोनों का सहजीवन है, ठीक है। पेड़ क्या करते हैं, मधुमक्खियों के लिए पराग और मकरंद देते हैं, जिसके वो अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों, और आपको मधुमक्खियां उनसे आए, उनके फूलों के ऊपर बैठे और उनका परागीकरण परागण करें। और मधुमक्खियों के लिए पेड़ क्यों जरूरी है? खाने के लिए। तो दोनों का सहजीवन है, दोनों एक दूसरे के सिवा जग नहीं सकते हैं। और मधुमक्खियों के कारण जो आपको खेती का उत्पन्न जो है वो 70% तक बढ़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कुछ पेड़ों में इन एन एवरेज, कुछ पेड़ों में 1000% तक बढ़ता है, कुछ कुछ में 5% बढ़ता है। इस टाइप से मधुमक्खी के कारण इन एन एवरेज ऐसे बोला जाता है कि 50 से 70 के बीच उनका आपका खेतों का उत्पन्न बढ़ जाता है, क्वालिटी से भी और क्वांटिटी से भी। और इसके कारण, मधुमक्खी के कारण जो आदिवासियों और फार्मर्स और बी कीपर को एक रोजगार मिलता है। एक ये एक जो रोजगार है, अगर आप मधुमक्खियों को के छत्तों से अच्छा शहद निकालें बिना मधुमक्खियों को मारे, साइंटिफिक तरीके से, तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसी की कोई हानि नहीं होती है। न पर्यावरण की हानि होती है, न जंगलों की हानि होती है। खाली आपको शहद मिलता है, वो भी नॉन वॉलेंट वे में। वो आप बताएंगे आगे कैसे निकाला जा सकता है। और इसके कारण आदिवासियों को रोजगार मिल जाएगा, जंगलों को न काटे, जंगलों को नुकसान न पहुंचाए। और इसके अलावा आपको आप अलग अलग बी बेस्ड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। शहद से आप अलग अलग चीजें बना सकते हो। उसके अलावा मोम मिलता है, मोम से बहुत से अलग अलग चीजें बना सकते हो। ये मधुमक्खियों का महत्व है। कुछ अभी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा मैं मधुमक्खियों के बारे में। जब आप एक शहद चम्मच खाते हो ना, तो उस एक चम्मच में 12 मधुमक्खियों के जीवन भर के मेहनत की कमाई रहती है। आप एक सोचो कि एक चम्मच, आप 2 चम्मच खाओगे दिन के, तो आप 24 मधुमक्खियों के जीवन भर की मेहनत एक टाइम में आप खा जाओगे। ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर एक दो मधुमक्खियों अगर आपको काटती हैं या डंक करती हैं तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, आपके शरीर को फायदा ही फायदा है। हाँ, पर अगर आपको 1000 से ऊपर अगर मधुमक्खियां काटे, ठीक है, तभी वो जो है फेटल हो सकता है या जानलेवा साबित हो सकता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 किलो शहद बनाने के लिए 1100 मधुमक्खियों को
40 लाख फूलों पे जाना पड़ता है, तब जाके आपका 1 किलो शहद बनता है। देखिए कितने मेहनत करती है मधुमक्खियां। तो और 1 किलो शहद बनाने के लिए, और अपन 15 दिन में खा जाते हैं 1 किलो शहद। तो देखिए कितनी मेहनत करती है। इसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो आपको टाइम कम है इसलिए मैं बता नहीं सकता। और बहुत सी जगह जगह आप उस फैक्ट के बारे में जानोगे तो आप मधुमक्खियों से प्यार करने लग जाओगे। अब मधुमक्खियों के 5 प्रकार की मधुमक्खियां रहती हैं इस दुनिया में, भारत में मिलती हैं। उसमें से पहली है रॉक बी। इन मक्खियों को भंवर मक्खी भी बोला जाता है, बहुत बड़े छत्ते बनाती हैं। और दूसरी रहती है गार्डन बी, एपिस फ्लोरिया बोला जाता है, जो पंजे के आकार के छोटे छोटे छत्ते बनाती हैं। तीसरी है सतपुड़ी मक्खी बोला जाता है हिंदी में। और ये जो मक्खी हैं 7 समानांतर बक्से के अंदर, फ्रेम के अंदर छत्ता बनाती हैं। और चौथी जो है एपिस मेलिफेरा, इनको इटालियन बीज या यूरोपियन बीज भी बोला जाता है। ये जो मक्खियां हैं यूरोप से आयात की गई हुई हैं। और कमर्शियल लेवल पे व्यावसायिक रूप से इन मक्खियों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है उत्तर भारतीय राज्यों में, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो इन राज्यों में इन मक्खियों को बड़े लेवल पे संभाला जाता है और कमर्शियल हनी हार्वेस्टिंग करने के लिए। और पांचवी है तो बहुत छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बोलो स्टिंगलेस बीज बोला जाता है, डंकहीन मक्खी। ठीक है। ये जो मक्खियां जो हैं बहुत छोटी रहती हैं पर बहुत अच्छा परागण करती हैं। जैसे हम जानते हैं कि फलों का राजा कौन है? आम है। और आम में राजा कौन है? ऐसा बोला जाता है कि हापूस आम बोला जाता है। वैसे ही सबसे अच्छा परागण कौन करती है? मधुमक्खियां करती है इस दुनिया में। और इन मधुमक्खियों में सबसे अच्छा परागण कौन करती है? वो है डंकहीन मक्खी, बहुत छोटी रहती है। शहद आपको खाली 100 से 150 ग्राम ही शहद मिलता है साल भर में। पर जो शहद जो है अत्यंत उत्कृष्ट रहता है। उसका जो 1 किलो शहद का जो दाम है, जो 5,000 रुपये केजी के हिसाब से बेचा जाता है। तो जो पहली मक्खी है आपकी वो है एपिस डोर्साटा या भंवर मक्खी। ये मक्खी 4 फीट बाय 4 फीट इतने बड़े साइज का छत्ता बनाती है। और इन मक्खियों से भंवर मक्खियों से एक साल में 30 से 35 किलो तक शहद मिल सकता है। इन मक्खियों को हम बक्से में नहीं भर सकते क्योंकि ये जो मक्खियां जो हैं एक ही छत्ता बनाती हैं और उनको सूर्य प्रकाश लगता है बनाने के लिए। और इसलिए इन मक्खियों को बक्से के अंदर, अंधेरा रहता है इसलिए इन मक्खियों को हम बक्से के अंदर नहीं रख सकते हैं। ठीक है। और ये जो मक्खियां जो हैं ऑलमोस्ट अगर आप छत्ते को केंद्र धर पकड़े तो 5 किलोमीटर त्रिज्या में ये मक्खियां घूमती हैं और पराग और मकरंद इकट्ठा करती हैं, पानी भी इकट्ठा करती हैं और 5 किलो त्रिज्या में फूलों का परागण करती हैं। और ये जो मक्खियां हैं खाली बड़े फूलों पे ही जाती हैं, छोटे फूलों पे बहुत कम जाती हैं। तो प्रकृति ने भी कैसे किया है कि छोटे फूलों के लिए छोटी मक्खियां, बड़े फूलों के लिए बड़ी मक्खियां। बड़ी मक्खियां बड़े रेंज में जाएंगी, छोटी मक्खियां छोटे रेंज में जाएंगी पर छोटे से छोटे फूलों में जाएंगी। इस प्रकार से प्रत्येक फूलों का परागण हो, ऐसे प्रकृति ने व्यवस्था की हुई है। ठीक है। इसलिए सभी मक्खियों के स्पीशीज को बचाना बहुत जरूरी है। दूसरी मक्खी हो गई वो है एपिस फ्लोरिया या इसको गार्डन बीज भी बोला जाता है, जो आपको एक गार्डन में मिलती हैं। छोटी छोटी मक्खियां बाग में छोटे छोटे छत्ते बनाती हैं। अब पंजे के आकार के छत्ते बनाती हैं। और ये जो मक्खियां हैं खाली 1 किलोमीटर त्रिज्या में ही घूमती हैं और छोटे और मीडियम मध्यम आकार के फूलों के ऊपर ये मक्खियां जाती हैं। और ये जो मक्खियां को भी हम बक्से में नहीं भर सकते हैं। ये मक्खियां सूर्य प्रकाश के नीचे ही छत्ता बनाती है, किसी पतले डाली पे छत्ता बनाएंगी। तो इसलिए इन मक्खियों का भी हम बक्से में नहीं भर सकते, शहद इकट्ठा कर सकते हैं बिना मधुमक्खियों को मारे। तीसरी मधुमक्खी हो गई, इसको सतपुड़ी मक्खी बोलते हैं क्योंकि 7 छत्ता बनाती है। और इन मक्खियों ये इंडियन भारतीय मधुमक्खियां हैं और इनको हम बक्से में भर सकते हैं। और ये आपको बहुत जगह मिल जाएंगी, आपको एसी के अंदर दिखेंगी, बर्ड हाउस के अंदर दिखेंगी, या आपका पुराने पेड़ होंगे, पेड़ के अंदर बहुत बड़ा
होल होगा, होल के अंदर ये मक्खियां रहती हैं। और ये जो मक्खियों को हम, या दो पत्थर के बीच में गैप होगा तो उसमें भी हम मक्खियां छत्ता बना सकती हैं। तो ये मक्खियां दिखती नहीं हैं, पर इनको हम पकड़ सकते हैं, बक्से के अंदर बंद कर सकते हैं, और इन मक्खियां का समाधान करके इनका ब्रीडिंग कर सकते हैं बक्से में भर के, और डिवीजन भी कर सकते हैं। मतलब इनका 1 से 3 से 4 नए बक्से आप तैयार कर सकते हैं इन मक्खियों का। ये जो मक्खियां हैं साल भर में 10 से 15 किलो तक शहद देती हैं। और मेजरली दक्षिण भारतीय राज्यों में, पूर्वी भारतीय राज्यों में और पश्चिम भारत में ये मक्खियाँ बहुत फेमस है, और बहुत अच्छा शहद इनसे निकलता है, और बहुत टेस्टी शहद रहता है। पश्चिम घाट में मक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। जो चौथी मक्खियाँ हैं, इसको यूरोपियन मक्खी बोला जाता है। ये साल भर में 50 से 60 किलो तक शहद दे सकती हैं। इन मक्खियों को माइग्रेशन की गरज रहती है, एक जगह से दूसरे का स्थलांतरण करना पड़ता है इन मक्खियों का। जहां जहां फ्लावर, वहां वहां इन मक्खियों को घुमाना पड़ता है साल भर, तभी ये कमर्शियल लेवल पे बहुत ज्यादा शहद दे सकती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि उत्तर भारतीय राज्यों में और पूर्व के भी, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इन राज्यों में भी ये मक्खियां संभाली जाती है, और इनसे शहद भी निकाला जाता है। और ये एपिस मेलिफेरा से आपको रॉयल जेली भी मिलता है, और प्रोपोलिस भी मिलता है, वैक्स भी मिलता है। जो पांचवी मधुमक्खी है, वो है, ये है स्टिंगलेस बीज या डंकहीन मक्खी। बहुत आपने इन मक्खियों को देखा होगा, किसी दीवार के ऊपर एक छोटा सा होल करके रहती हैं, या तुलसी का फूल रहेगा तो बहुत छोटी छोटी मक्खियां आपको तुलसी के फूलों के ऊपर दिखेंगी, मंजरी के ऊपर दिखेगी। तो ये जो मक्खियां जो हैं, बहुत अच्छा पॉलिनेशन करती हैं। और ये मक्खियां जो है एक्चुअली काटती हैं, डंक नहीं करती हैं। तो जब काटती हैं तो इंसान को गुदगुदिया होती है। ये कहाँ कहाँ जाती है? कान के अंदर घुसेंगी, नाक में जाएंगी, बालों में घुसेंगी, हाथ के ऊपर काटेंगी। तो ये जो मक्खी जैसे आपको काटती हैं तो आपको बहुत गुदगुदिया होती है, बहुत जलन नहीं होती, गुदगुदी होती है। और आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको, आप परेशान हो जाओगे जब वो काटती हैं तो, गुदगुदी के कारण। इसलिए आप वो जगह छोड़ के भाग जाओगे। इस प्रकार से उनका ये खुद को बचाती है, अपने छत्तों को। मधुमक्खी में 3 प्रकार, एक कॉलोनी में, एक वसाहत में 3 मेंबर्स रहते हैं। एक हो गया रानी, एक हो गया नर, एक हो गया वर्कर बीज या काम करने वाली मधुमक्खियां। तो रानी खाली एक ही रहती है, और वो खाली अंडी देने का काम करती है। और कब अंडी देती है? जब बहुत ज्यादा फूल हो, बहुत ज्यादा खाना हो। जब बहुत ज्यादा खाना रहता है तो एक दिन में वो 1500 अंडी भी दे सकती है, अंडे दे सकती है। जब खाना ना हो तो एक दिन में एक एक भी अंडा नहीं देगी। वो डिपेंड करता है कितना खाना है वातावरण में या परिसर में, तभी वो अंडा देगी। इस प्रकार से साइंटिफिक रीति से काम करती है। द्रोण है, द्रोण का काम खाली एक ही है, नए रानी के साथ मीटिंग करना, और वो कोई काम नहीं करता है। द्रोण मतलब नर, कोई काम नहीं करता है, न वो पराग से मकरंद इकट्ठा करता है, न न पराग इकट्ठा करता है, न फूलों से पराग इकट्ठा करता है, न वो कॉलोनी का संरक्षण करता है। खाली वो मीटिंग का काम करता है। एक बार नई रानी के साथ मीटिंग हो गया तो जो वर्कर बीज हैं, जो काम करने वाली मधुमक्खियां हैं, वो नर को मार डालती है। क्योंकि वसाहत में या कॉलोनी में वही मेंबर्स रह सकते हैं मधुमक्खियों के, जिन मेंबर का उपयोग कॉलोनी के लिए हो। अ, जिन मेंबर का उपयोग कॉलोनी के लिए नहीं होता है, वो जो मेंबर्स को वो भगा देती है या मार डालती है मधुमक्खियां। जितना भी काम है, फूलों से पराग इकट्ठा करना, मकरंद इकट्ठा करना, या पानी इकट्ठा करना, छत्ते बनाना, छत्ते को साफ करना, रानी और नर को खाना खिलाना। रानी भी खुद नहीं खा सकती है, नर भी खाना नहीं खा सकता है, तो वर्कर भी को खिलाना पड़ता है। तो जितने भी काम है, या कॉलोनी का संरक्षण करना, ये सब काम वर्कर बीज करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से कॉलोनी का डिवीजन होता है। मधुमक्खियों से को क्या क्या मिलता है? एक आपको हो गया शहद, जो आपको सबको पता है। हर शहद का टेस्ट अलग रहता है, अरोमा अलग रहता है। उसके बाद जैसे नीम का शहद थोड़ा कड़वा रहेगा। जैसे जामुन का शहद आपको आखिर में जामुन के बीज काटने के बाद जैसे थोड़ा बिटर लगता है, वैसा आपको लगेगा।
उसके बाद अलग अलग हनी का टेस्ट अलग अलग रहता है, कलर भी अलग अलग रहता है, हर हर शहद की मेडिसिन प्रॉपर्टी अलग रहती है, और स्पीशीज के अनुसार भी आपका टेस्ट बदलते जाता है। और हनी का उपयोग तो आपको पता है बहुत है, और नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। जब आप ये 2 चम्मच हनी खाओगे रोज सुबह, आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लग जाएगी। बीज वैक्स, जब मधुमक्खियां 10 किलो शहद खाती हैं तो 1 किलो शहद बीज वैक्स बनाती हैं या मोम बनाती हैं। तो इसलिए मधुमक्खियों के लिए बीज वैक्स बहुत महत्वपूर्ण है। और बीज वैक्स से बहुत सी अलग अलग चीजें बनती है, जैसे आपका शू पॉलिश हो गया, या आपके अलग अलग कॉस्मेटिक्स हो गए। इससे बहुत से अलग अलग चीजें जो हैं बीज वैक्स से बनती है, बहुत मेडिसिनल है और बहुत उपयोगी है। तीसरा हो गया पराग। पराग फूलों से मधुमक्खियां इकट्ठा करती है, उसको हम कलेक्शन कर सकते हैं, और ये जो पराग जो है उसमें बहुत से प्रोटीन और विटामिन रहते हैं, और बहुत हेल्दी रहता है। फॉरेन में बहुत से जो लोग हैं, एथलीट्स हैं, वो पोलन कैप्सूल्स खाते हैं अपने नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने शरीर अपने बॉडी में। प्रोपोलिस हो गया। प्रोपोलिस जैसे ये जो प्रोपोलिस है खाली 2 ही बीज देती है 5 स्पीशीज में से। एक हो गया एपिस मेलिफेरा या इटालियन बीज, और जो 5वीं स्पीशीज है वो है स्टिंगलेस बीज। इनमें से प्रोपोलिस निकलता है, बाकी 3 स्पीशीज से प्रोपोलिस नहीं निकलता है। ये जो प्रोपोलिस जो है एंटी फंगल एंटीसेप्टिक रहता है। और मधुमक्खियां क्या करती है, जो पेड़ों से चीक निकलता है, जैसे आम के पेड़ से चीक निकलता है, उसको इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करके उसको प्रोपोलिस में कन्वर्ट करती है, जिससे क्या होता है, चींटियां या बाकी के इंसेक्ट्स हैं, या बाकी के उनके भक्षक हैं, वो छत्ते को नुकसान ना पहुंचा पाए, और छत्ता जो है या उनका जो बॉक्स है वो सुरक्षित रहे, इसलिए वो प्रोपोलिस बनाती है। रॉयल जेली, ये जो रॉयल जेली जो है उसको राजन्न भी बोला जाता है, ये दुनिया का सबसे महंगा खाद्य पदार्थ है। और रॉयल जेली बहुत कम निकलता है, और ये रानी को ही खाली खिलाया जाता है, जो वर्कर बी जो है वो रानी को खिलाती है। और कैसे निकलता है, उनके शरीर में ग्लैंड रहती है, मतलब रॉयल जेली ग्लैंड रहती है सर के ऊपर वर्कर बीज के, वहां से रॉयल जेली निकलता है। और रॉयल जेली कलेक्ट करती है, वो खुद नहीं खाती, वो रानी के लिए देती है। इसलिए ये रॉयल जेली मिलने के कारण रानी की जो उम्र है वो 2 से 3 साल रहती है। वर्कर बीज भले ही उसको प्रोड्यूस करती है, निकालती है अपने शरीर में से, पर वो खुद नहीं खाती, इसलिए उनकी जो उम्र है वर्कर बीज की, वो 3 से 4 महीने तक रहती है। ठीक है। एक ही अंडे से दोनों निकलती हैं, रानी भी निकलती है और वर्कर बीज भी निकलती है, पर रानी को रॉयल जेली खिलाया जाता है, इसलिए उसकी उम्र ज्यादा रहती है। रॉयल जेली जब आप खाओगे तो आपका एजिंग प्रोसेस जो है, आपको बूढ़े होने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी, आप ज्यादा से ज्यादा अम, तरुण दिखोगे, और आप जो है यंग दिखोगे। तो इसलिए रॉयल जेली जब आप खाते हो तो आपको आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिलता है, और आप बहुत ज्यादा फ्रेश दिखते हो। तो बहुत से जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, श्रीदेवी हो गई, वो रॉयल जेली खाते हैं, और उनकी उम्र जो है अ, वो उम्र को दबाने की कोशिश करते हैं। बी वेनम, जब बी वेनम मधुमक्खियों बी वेनम क्या रहता है, इसमें मेलेटिन नाम का एक पदार्थ रहता है, मेलेटिन, जिससे आपका आर्थराइटिस, जो स्नायु रोग जो होंगे, या अपने घुटने के जो रोग होंगे, उसके ऊपर बहुत से मेडिसिन बनती है। और इसके ऊपर बहुत सा रिसर्च चल रहा है अभी बी वेनम के ऊपर। अगर आपको 2 से 3 मधुमक्खियां काटेंगी महीने में, तो आपको कभी आर्थराइटिस नहीं होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट है, जब आपको गूगल करोगे, आपको बहुत से बी वेनम थेरेपी नाम से डालिए, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बी वेनम से क्या क्या चीजें होती है। और बी वेनम भी आप कलेक्ट कर सकते हो बक्से में से, और उसको उसका अच्छा मार्केट वैल्यू भी है, उसको भी आप बेच सकते हो बक्से में से। तो ये सब जो चीजें हैं, इसके अलावा पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें भी आपको मधुमक्खियों से मिलती है, जिससे आप खुद का छोटा बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मधुमक्खियां क्यों मर रही हैं, उसके बहुत से कारण हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज हो गया, वो तो सभी को इफेक्ट कर रहा है। दूसरा है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, खेतों में बहुत सा पेस्टिसाइड डाला जाता है, इंसेक्टिसाइड डाला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मधुमक्खियां मरती जा रही हैं, बहुत कम हो गई हैं। जंगल कम होते जा रहे हैं, जंगल का साइज कम होते जा रहा है। तो इसी कारण मधुमक्खियों का जो नेचुरल अधिवास जो है वो जंगल है। तो जंगल कम होने के कारण मधुमक्खियां जो हैं शहरों के ऊपर पलायन कर रही हैं। शहरों में क्यों पलायन कर रही हैं, उसकी
उसके पीछे भी कारण है। आपको शहरों में बहुत ज्यादा मधुमक्खियां दिखेंगी गांवों की अपेक्षा या खेतों की अपेक्षा। इसके पीछे कारण ये है, जब मैं काम करने मैंने शुरुआत किया तब जाके मुझे पता चला कि अरे ये तो अलग ही फेनोमेनन है। सबको लगता है कि जंगलों में, शहरों में मधुमक्खियां कम रहती हैं, गांवों में ज्यादा रहती हैं। पर परिस्थिति उल्टी है, गांवों में कम दिखेंगी मधुमक्खियां, शहरों में ज्यादा दिखेंगी। कारण ये है कि शहरों में जैसे बड़ी मक्खी हो गई, जो भंवर मक्खी हो गई, उसको हाइट लगता है, मतलब 100 फीट 150 फीट हाइट लगता है। वो इतने हाइट के जो पेड़ हैं आजकल आपके खेतों में नहीं रह गए हैं। बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं, जंगलों में भी आपको दिखते नहीं बड़े बड़े पेड़ बहुत बार। तो इन मक्खियों को हाइट लगता है छत्ता बनाने के लिए, पर ये जो हाइट है गाँवों में नहीं मिल पाता बहुत बार। इसलिए ये जो मक्खियां हैं शहरों में, टॉल राइजिंग जो बिल्डिंग रहती है उसके ऊपर छत्ता बनाती है, या पानी की टंकी रहती है उसके ऊपर ये मक्खियां छत्ता बनाती हैं। तो इसलिए मधुमक्खियां जो हैं शहरों के पलायन कर रही हैं। दूसरी बात, शहरों में कोई स्प्रेइंग नहीं करता है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालता नहीं है फूलों के ऊपर। तो ये जो मक्खियां जो हैं आराम से फूलों पे जा सकती हैं और पराग और मकरंद इकट्ठा कर सकती हैं। शहरों में फूलों की डाइवर्सिटी रहती है। क्या होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग अपने बालकनी में, टेरेस में या आपके बंगलों में अलग अलग टाइप के पेड़ लगाते हैं, तो मधुमक्खियों को अलग अलग फूल मिल जाते हैं साल भर। अभी खेतों में क्या हो गया, बहुत बार मोनोकल्चर आ गया है। तो मोनोकल्चर के कारण उनको खाली एक ही टाइम पे खाना मिलता है, बाकी के टाइम में खाना नहीं मिल पाता। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो है आपको शहरों में अच्छी मिल जाती है। इसलिए मधुमक्खियां शहरों के ऊपर पलायन कर, पानी भी उनको 12 महीने मिल जाता है, क्योंकि लोग कुछ पक्षियों के लिए पानी रखते हैं। ठीक है, टंकी से पानी बहता रहता है बहुत बार। तो मधुमक्खियां जो है को पानी भी शहरों में अच्छे से मिल जाता है, इसलिए मधुमक्खियां जो है शहरों के ऊपर पलायन कर रही हैं। अब मधुमक्खियां जो हैं कहीं सेफ नहीं है। एक तो शहरों में लोग डर के मारे उनको मार डालते हैं पेस्टिसाइड के थ्रू, क्योंकि मधुमक्खियां आ गई हैं मार डालो, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है। खेतों में पेस्टिसाइड बहुत डाला जाता है, इंसेक्टिसाइड डाला जाता है, जिसके कारण मधुमक्खियां मरती हैं। जंगल कम होते जा रहे हैं, जंगल में आदिवासी जो हैं, आदिवासी उनको बहुत बार टेक्निक पता नहीं रहती है कैसे शहद निकाला जाता है मधुमक्खियों को बिना मारे। तो ऐसे टेक्निक भी है, खाली आप शहद का पार्ट खाली निकालिए, छत्ता वैसे के वैसे रखिए। तो इस प्रकार से आप एक छत्ते से आप 4 से 5 बार शहद निकाल सकते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते को डिस्ट्रॉय न किए। खाली आप छत्ता देखोगे कि छत्ते में भी अलग अलग चेम्बर्स रहते हैं, एक शहद का चेम्बर अलग रहेगा, पराग का चेम्बर अलग रहेगा, और उनके जो अंडी या फिर इली का जो अंडी इली का जो सेक्शन रहेगा वो अलग रहेगा। तो हर जगह डिवीजन है छत्ते में भी। तो हम खाली शहद का पोर्शन खाली कट करते हैं साइंटिफिक हनी हार्वेस्टिंग में, और उसमें से भी हम खाली 60 से 65% शहद ही निकालते हैं। 35 से 40% जो शहद है हम मधुमक्खी के लिए रखते हैं। इसको हम सस्टेनेबल हनी हार्वेस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इसी कारण मधुमक्खियों को भी शहद मिलता है, और वो 3 से 4 बार आप शहद निकाल सकते हो, और मधुमक्खियां भी भूखी नहीं रहती हैं। और मधुमक्खियां क्या करती है, जब उनको 100 किलो शहद चाहिए है खाने के लिए, तो वो 300 केजी शहद इकट्ठा करती हैं। तो हम एक्सेस जो 200 केजी हैं वो निकाल लेते हैं। इस प्रकार से आप मधुमक्खियों का संवर्धन भी कर रहे हो और लाइवलीहुड के लिए वो शहद इकट्ठा भी कर रहे हो। इस प्रकार से आप जंगलों में भी मधुमक्खियां बचा सकते हैं। तो भी आदिवासी जो हैं वो, उनको बहुत लोगों को टेक्निक पता नहीं है, छत्ता कट करते हैं जलाते हैं, जिससे बहुत सारी मक्खियां मर जाती हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जब आप पूरा छत्ता कट कर डालते हो, मधुमक्खियां जला देते हो, तो मधुमक्खियों का जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो हैम्पर होता है। वो बहुत, उसको बहुत नुकसान होता है, जिसके कारण मधुमक्खियां कम होती जा रही है जंगलों में भी। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल कंपनी जो है शहरों में बहुत जगह पे फैली हुई हैं। लोग पेस्ट कंट्रोल कंपनीज को कॉल करते हैं मधुमक्खियों को उनको मारने के लिए। तो जब आप पेस्ट कंट्रोल कंपनी को बुलाते हो, तो एक टाइम में ऑलमोस्ट एक छत्ते के ऊपर अगर मान लीजिए कि 70 से 80 हजार मधुमक्खियां होंगी, तो एक बार में आप 70 से 80 हजार मक्खियां मार डालते हो पेस्ट कंट्रोल करने, डर के मारे, पेस्ट कंट्रोल करके। और लोगों में बहुत कम कम अवेयरनेस है मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियों के बारे में लोगों को दो ही चीजें मेजरली पता है। एक हो गया आपको शहद मिलता है मधुमक्खियों से, और दूसरा है कि मधुमक्खियां काटती हैं। ठीक है, पर उसके अलावा भी मधुमक्खियों का जग है, जैसे परागण हो गया, बाकी की चीजें हैं, मोम हो गया, उसके बाद रॉयल जेली हो गया, बी वेनम हो गया, प्रोपोलिस हो गया, ये भी बहुत सी चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है,
तो इसलिए मधुमक्खियों का संवर्धन बहुत जरूरी है बचाने के लिए, मधुमक्खियों को बढ़ाने के लिए। अब ये फोटो देखिए कि इस बिल्डिंग में सोसाइटी के मेंबर्स ने डर के मारे मधुमक्खियों को मार डाला। और देखिए कितनी सारी मधुमक्खियां मरी पड़ी हुई हैं, और पूरी ग्राउंड फ्लोर पे, बेसमेंट पे, सब जगह मधुमक्खियां फैली हुई हैं। और ये खाली एक ही परिस्थिति नहीं है, ये हर जगह हो रहा है, हर सिटी में हो रहा है। अगर सब जगह ऐसे ही चलता रहा तो तो मधुमक्खियां बचेंगी कहाँ। और दूसरी बात, लोगों को शुद्ध शुद्ध शहद तो चाहिए है, ठीक है, उनके लाइफ में शुद्ध शहद चाहिए, पर उनके लाइफ में मधुमक्खियां नहीं चाहिए। ये विरोधाभास कब तक चलेगा? ठीक है। तो इस विरोधाभास से बचने के लिए मधुमक्खी का संवर्धन जरूरी है। और आपको शहद मिल पाएगा। जब तक आपका जड़ मजबूत नहीं होगा तब तक आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जब तक मधुमक्खियां नहीं बचेंगी तब तक आपको शहद नहीं मिल पाएगा। ये आर्टिकल आया था मराठी न्यूज़पेपर में कि अब इतने मधुमक्खियां मर रही हैं कि जो ये प्याज जो है, प्याज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक जमाना ऐसे भी था 1998 में, प्याज के कारण पूरी सरकार बदल गई थी दिल्ली की, प्याज नहीं था इसलिए। ठीक है। अब आप सोचिए कि प्याज नहीं नहीं क्योंकि प्याज का जो बीजा है वो निकालना है, आपको बीजा अगर हार्वेस्ट करना है तो प्याज पूरी तरह से मधुमक्खी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो इसलिए प्याज जो है, प्याज के बीजा के लिए मधुमक्खियां उनको लगती है परागण के लिए। अगर मधुमक्खियां नहीं रहेंगे तो परागण कैसे होगा? परागण नहीं होगा तो बीजा कैसे मिलेगा? बीजा नहीं तो आप प्याज कैसे लगाओगे? तो इसलिए मधुमक्खी बचाना बहुत जरूरी है। सिटी में तो मधुमक्खियां मर रही है पेस्ट कंट्रोल के थ्रू, पर उसका रिपरकेशन कहाँ हो रहा है? गाँवों में हो रहा है। क्योंकि मधुमक्खियां जो है वो माइग्रेटरी रहती हैं, स्थलांतरित होती हैं, कभी शहरों में रहेंगी, कभी गाँव में जाएंगी, कभी जंगलों में जाएंगी। अगर शहरों में मधुमक्खियां मार दी जाए तो न जंगलों में जा पाएंगी न खेतों में जा पाएंगी। ये इकोसिस्टम है। इसलिए मधुमक्खी बचाना जरूरी है। अभी ये है रोचक कोहली, जो मुंबई में रहते हैं, जो धोनी एक मूवी है उसके और के सॉन्ग उन्होंने लिखे हुए थे, और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनके स्टूडियो में ये मधुमक्खी का छत्ता लगा था। ठीक है। और ये जो मधुमक्खियां जो है, ये इंडियन बॉक्स भी या सतपुड़ी मधुमक्खी हैं। ठीक है। इनके स्टूडियो के अंदर से गैप में से या ट्यूबलाइट लगा हुआ था, उस गैप में से मधुमक्खियां आती थी जब भी वो ट्यूबलाइट लगाते थे। और फिर गाना न, वो उनका जो स्टूडियो है, लोग कोई वहां पे काम नहीं करता था, खाली रहता था। तो उनको समझ नहीं आ रहा था मधुमक्खी तो आती तो है, कहाँ से आती है। तो जब हमको बुलाया गया, हम पुणे से मुंबई गए थे उनको देखने के लिए। तो जब जब हमने पीओपी खोला, अंडर में जो पीओपी रहता है उसको खोला, तो इतना बड़ा हमको छत्ता दिखा। और इन मक्खियों को हमने बक्से में भरा और इनका हम रिलोकेशन किया छत्ते के साथ। ठीक है। तो वो बहुत खुश हो गए थे हमारा काम देख के। और इस प्रकार से हमने उन मक्खियों को बचाया और उनका भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो इस प्रकार से हम शहरों में, जैसे आपने देखा होगा सर्प मित्र बहुत जगह पे आपको दिख जाते हैं, पर आपको मधुमक्खी मित्र नहीं दिखते हैं। तो हम अभी इस बारे में काम कर रहे हैं कि हर शहरों में मधुमक्खी मित्र हो, 3 से 4 10 ऐसे मधुमक्खी मित्र हो। और जितने भी छत्ते लगते हैं, अगर लोगों को डर लगता है तो उन मक्खियों को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए, संवर्धन के लिए ये मधुमक्खी मित्र जो है वहां पे जाएं और इन मक्खियों को बचाएं। इस प्रकार से हमारा प्लान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देना इन मक्खियों को बचाने के लिए, और अ, इनसे शहद भी इकट्ठा करना। नहीं तो शहरों में क्या होता है, जब आप पेस्ट कंट्रोल करते हो तो ये जो शहद है वो खाने योग्य भी रहता नहीं है। जब आप संवर्धन करते हो तो ये शहद भी आप अपने लाइवलीहुड के लिए यूज कर सकते हो। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, यहाँ पे फ्लोरिया मक्खी या गार्डन भी लगी हुई है। ठीक है, रॉड के ऊपर लगी हुई है। तो लोगों को परेशानी हो रही थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करे तो कैसे कंस्ट्रक्शन करे, ऐसे और जगह पे मक्खियां लगी हुई हैं। तो हमने छत्ते के साथ इन मक्खियों को रिलोकेट किया और पेड़ के ऊपर रिलोकेट किया। ठीक है। तो इस प्रकार से मक्खी भी नहीं मरी, मक्खी का संवर्धन भी हो गया, और संवर्धन नहीं हुआ, इन मक्खियों के बाद में ब्रीडिंग भी हुआ। 3 से 4 महीने में वहां पे मक्खियां रह के नए नए रानी उन्होंने बनाई। 8 से 9 नई रानी उन्होंने प्रोड्यूस की, बनाई। तो 8 से 9 नई कॉलोनी आपको मिली।
ठीक है, उस परिसर में फैल गई, क्योंकि ये जो मक्खियां हैं हम बक्से में नहीं भर सकते। इन मक्खियों को हम खाली रिलोकेट कर सकते हैं, ये जो गार्डन पीस है उनको। ये भी एक गार्डन पीस है, मेरे पास कुछ रखने को कुछ सामान नहीं था, तो घर में खाली ये मटके के नीचे खाली स्टैंड था। उस स्टैंड को मैंने निकाला, उसके ऊपर एक ब्रांच में ये इस मक्खियों ने एक छत्ता बनाया था किसी के घर में, और लोग डर रहे थे। तो हमने खाली ब्रांच तोड़ी, और उस स्टैंड के ऊपर रख दिया। और बाद में 1.5 महीने में हमने इसी छत्ते से शहद निकाला, और इसका प्रॉपरली हमने छत्ता रख दिया। इस प्रकार से हमने इस छत्ते से 3 से 4 बार शहद इकट्ठा किया, और उन मक्खियों की ब्रीडिंग भी हुआ। और ये जो बीज है माइग्रेटरी बीज हैं, एक जगह पे नहीं रहती है। तो 3 से 4 महीने बाद ये अपने आप उड़ गई, और उनका ब्रीडिंग भी हुआ। 8 से 9 9 नई रानी को उन्होंने जन्म दिया, और परिसर में बहुत सारी मक्खियां फैल गई उसी कारण। यहाँ पे भी हमने रिलोकेट किया हुआ है। ये है भंवर मक्खी। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने खाली शहद का पोर्शन निकाला, छत्ता वैसे के वैसे ही रखा। तो एक बिल्डिंग में हम छत्ता लगा हुआ था, हमने खाली शहद का खाली पोर्शन कट किया, और छत्ता वैसे के वैसे ही रखा। इस प्रकार से मक्खियां जो हैं, जो आजू बाजू में घूम रही थी, वो वापस से छत्ते पे आ गई। क्योंकि हर जीव का एक गुणधर्म रहता है, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने होने वाले बच्चों को कभी छोड़ के नहीं जाता है। क्योंकि इस छत्ते के ऊपर बहुत सारे अंडे और इलियां हैं। तो इसी कारण जो है मधुमक्खियां ने छत्ता छोड़ के नहीं गए। हनी निकालने के बाद वापस उस छत्ते पे आ गए, और जो काटा हुआ जो आपको पार्ट दिख रहा है, ठीक है, शहद का जो पार्ट, उसको वापस उन्होंने रिपेयर किया 15 दिन में। और 15 दिन में रिपेयर करके वापस उस जगह पे उन्होंने शहद इकट्ठा किया। इस प्रकार से अब हमने शहद इकट्ठा किया। और इन मक्खियों के हम रिलोकेशन नहीं कर सकते हैं, भंवर मक्खियों का। खाली इनको हम रेस्क्यू कर सकते हैं, खाली छत्ता कट करके वहां पे जेली लगा के। और ये जो मक्खियां जो हैं 7 से 8 दिनों में नई जगह ढूंढ लेती हैं, 10 किलोमीटर दूर। जिससे वो शहर में अगर होंगी तो गांव में चले जाएंगी। इस प्रकार से हम मक्खियों का हम संवर्धन कर सकते हैं, भंवर मक्खियों का। इन मक्खियों का हम रिलोकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी रहती है, और लेके जाना भी बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा, इन मक्खियों का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रिलोकेशन कर भी दो, तो इन मक्खियों को कोई घर नहीं मिलता है। क्योंकि कोई भी आदमी जो है, ये इन मक्खियों को अपने घर में चाहता नहीं है। इसलिए जगह ढूंढना इन मक्खियों के लिए बहुत मुश्किल है रिलोकेशन के लिए। बाकी के मक्खियों के लिए लोग मिल जाते हैं रिलोकेशन करने के लिए, फार्मर्स मिल जाते हैं। पर ये जो बड़ी मक्खी है, भंवर मक्खी, के लिए लोग नहीं मिल पाते। इसलिए हम इन मक्खियों का रेस्क्यू करते हैं। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए जब आपको मक्खियां काटे, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करें कि मक्खियां आपको ना काटें। अगर आपके घर में घुसती है तो क्या करना चाहिए। जब आपको अगर मक्खियां काटती हैं, ठीक है, तो जब आप काटती हैं तो आपके शरीर पे अलग टाइप का सुगंध आता है, या एक अरोमा आता है आपके जहाँ पे मक्खियां काटती है। तो उस अरोमा से, उस गंध से बाकी के मक्खियों को पता चलता है कि आप उनके दुश्मन हैं। तो उस गंध से बाकी की मक्खियां आपको काटती हैं। तो इस प्रकार से चेन रिएक्शन हो जाती है, एक काटे फिर आपको दो काटेंगे, दो से फिर और 5 काटेंगे, 5 से फिर 15 काटेंगी। तो इस प्रकार से आपको बहुत ज्यादा मक्खियां काटती है। जब आपको एक मक्खी काटे तो आप क्या करिए, तो आजू बाजू में कोई पत्ता होगा, तो पत्ता तोड़िए। पत्ता तोड़ के जहाँ पे काटी है वहां पे घिसिए। उससे क्या होगा कि वो जो गंध है मधुमक्खी के काटने का गंध, वो थोड़ा दबेगा। और दबने के कारण क्या होगा, बाकी के मक्खियों को पता नहीं चलेगा कि आप उनके दुश्मन हैं, तो आपको कम स्टिंग मिलेगा। ठीक है। जब आप किसी ट्रेकिंग पे हो, या किसी पहाड़ पे को गए हो, या जंगल में गए हो, वहां पे मक्खियां बहुत परेशान हो गई, आपको काटने लग गई हैं, तो क्या करना चाहिए उस टाइम। आप क्या करिए, पेड़ के बल लेट जाइए, चेहरा छुपा दीजिए जमीन जमीन में। और बिल्कुल हिल ना डुला मत करिए। इस प्रकार से क्या होगा, मक्खियां थोड़ी 10-15 मिनट घूमेंगी आपको, और जमीन पे लेटने के कारण आपको काटने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। और जब 10 से 15 मिनट बाद मक्खियां वहां से चले जाए, तो आप उठ के आप दूसरे पे जा सकते हैं। ठीक है। या या आपको लग रहा है कि बहुत सारी मक्खियां हैं, आप भाग सकते हो, तो वहां से आप भाग जाइए। ठीक है। आपको कुछ ना दिखे तो आप जमीन पर लेट जाइए। या आजू बाजू में कोई झाड़ियां होंगी, ठीक है, या झाड़ियों में छिप जाइए, जिससे आपको मक्खियां काट ना पाए। इस प्रकार से आप खुद की सुरक्षा कर सकते हैं जब आप ट्रेकिंग पे जा रहे हो, या जंगलों में हो, फॉरेस्ट ट्रेल में हो। तो इस प्रकार से आप खुद को बचा सकते हैं मक्खियों से। ठीक है। आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको काटे ना। ठीक है। जैसे मक्खियां आजू बाजू में घूम रही है,
ठीक है, आपको काटी नहीं है, जैसे आप घर पे हो, ट्यूबलाइट है, और नॉर्मली जो मक्खियां हैं घर के अंदर ट्यूबलाइट के ऊपर आती हैं शाम को, और लोग बहुत डरते हैं और घूमती हैं ऐसे आजू बाजू में, तो लोग बहुत डर जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि आपके हाथ में जो कुछ सामान हो, नोटबुक हो, चप्पल हो, तो उसे न्यूज़पेपर हो, उसके उसे मारने की कोशिश करते हैं। जब मारने की कोशिश करते हैं तो मक्खियों को लगता है कि हाँ, अरे ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, चलो इसको स्टिंग करते हैं। तब जाके मक्खियां आपको स्टिंग करती है या डंक करती है। इसलिए आप जब भी मक्खियां आजू बाजू में घूमे, तब जब तक आपको काटती नहीं तब तक कुछ मत करिए। ऐसे आपके आजू बाजू में घूमेगी और छोड़ के आपको चली जाएगी। और मक्खियां जो है, ऐसे नहीं है कि इंसान दिख गया चलो काटते हैं। जब तक वो आप उनको परेशान नहीं करोगे मक्खियों को, तब तक आपको मक्खियां कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, इतने पास में छत्ता हो आप देखो तो भी आपको मक्खियां कुछ नहीं करेंगी। जब तक आप उनके छत्ते को हाथ ना लगाए, उनको परेशान ना करें, मक्खियां कुछ नहीं करेंगी। जब मक्खियां आपको घर में घुसे तो क्या करना चाहिए? नॉर्मली जो मक्खियां जो हैं आपके घर में, जब आप ट्यूबलाइट लगाते हो, खिड़कियां ओपन करते हो, तभी आपके घर में मक्खियां घुसती हैं। ठीक है, आप क्या करिए, सूर्यास्त के बाद, अगर अंधेरा होने के बाद आप लाइट लगाइए 1 घंटे बाद, तब आपके घर में एक भी मक्खियां नहीं घुसेंगी। आपके घर में मक्खियां क्यों घुसती हैं? क्योंकि जब संधि काल में जब आप ट्यूबलाइट लगाते हो, तो बहुत सारी मक्खियां जो फूलों के ऊपर गई थी, ठीक है, अपने घर पे को वापस जाती रही। जब आप ट्यूबलाइट लगाते हो तो आपके घर में वो लाइट की ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि जितने भी कीटक हैं वो लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो मक्खियां भी आपके लाइट की ओर अट्रैक्ट हो जाती है और आपके ट्यूबलाइट के ऊपर घूमती है। सूर्यास्त के 1 घंटे तक पूरा अंधेरा हो जाता है, तब तक मक्खियां अपने छत्ते पे चली जाती हैं। उसके बाद आप लाइट लगाओगे तो आपके घर पे नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है खुद को बचा सकते हो, मक्खियों आपके घर में नहीं घुसेंगी। ठीक है, अगर ठीक है आपके घर में मक्खियां घुस गई हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आप क्या करिए, आप पूरे डोर और खिड़कियां खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए, खिड़कियां भी खोल दीजिए, और लाइट बंद कर दीजिए। क्योंकि बाहर में चंद्रमा का लाइट रहता है या स्ट्रीट लाइट तो रहता ही रहता है। तो उस लाइट को देख के मक्खियां बाहर चले जाएंगी और फिर घर से निकल जाएंगी। और जब आप निकल जाए तो आप मधुमक्खी की, सॉरी, वो मच्छर की जालियां लगा सकते हो या खिड़की बंद कर सकते हो। तो इस प्रकार से मक्खियां भी चली जाएंगी, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको मधुमक्खियों को बचाना है, आपको कंट्रीब्यूट करना है कि ठीक है, इतना ज्ञान तो आपको मिल गया कि मधुमक्खियां क्यों जरूरी है। तो अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो? आप बी कीपिंग कर सकते हो। जब अगर आपका बंगलो है, टेरेस है, तो ना तो आप मधुमक्खियां संभाल सकते हो। अगर आप लगता है कि मधुमक्खी मुझे काट देंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। आप शुरुआत जो है वो स्टिंगलेस बी से करिए। ठीक है, स्टिंगलेस बी की बॉक्स आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। उसको आप रख के आप अच्छा बी कीपिंग कर सकते हो। बी कीपिंग करके उसमें से आप शहद पे निकाल निकाल सकते हो खुद के मेडिसिन के लिए। बहुत कम शहद मिलता है, 100 से 150 ग्राम पर, बहुत ही अच्छा शहद रहता है खाने के लिए। वो मक्खी आपको काटती नहीं है, तो उन मक्खियों को आप 1 साल में उसी बक्से से आप ब्रीडिंग कर सकते हो, 2 से 3 नए बक्से बना सकते हो। उसको आप बेच सकते हो, उसमें से आपको भी पैसा मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये स्ट्रेस बस्टर है। मतलब आप मधुमक्खियों का जब देखोगे सुबह कैसे मेहनत कर रही हैं, कैसे बाहर जा रही है, कैसे बॉक्स के अंदर वापस आ रही है, बक्सा जो है उनका घर है। बाहर से फूलों के ऊपर जाती हैं, पराग और मकरंद इकट्ठा इकट्ठा करती हैं और बक्से में वापस आ जाती हैं। तो बक्से में सब वो इकट्ठा करती हैं, शहद भी इकट्ठा करती हैं, पराग भी इकट्ठा करती हैं। तो इस प्रकार से आप बी कीपिंग कर सकते हो। आप बी फ्रेंडली फ्लोरा लगा सकते हो, जैसे आप तुलसी लगा सकते हो, या फिर आप अपना सरसों लगा सकते हो, सनफ्लावर लगा सकते हो, सूर्यफूल लगा सकते हो। ऐसे बहुत से जो फूल हैं जो मधुमक्खी के लिए उपयुक्त हैं, वो आप लगा सकते हो। आप मधुमक्खियों को पेस्ट कंट्रोल और ट्रेडिशनल हंटर से मत मारिए। ठीक है, उनको वैसे ही रखिए। और मक्खियां वहाँ पे हमेशा रहने वाले नहीं है, मुश्किल से 4 से 5 महीना आपकी जगह पे रुकेगी, बाद में चली जाएंगी, खुद ही चली जाएंगी, खुद ही माइग्रेट हो जाएंगी। तो आप 3 से 4 महीना आप सहन कर सकते तो सहन करिए, या फिर किसी बी एक्सपर्ट को बुलाइए, और बी एक्सपर्ट को बुला के उन मक्खियों का संवर्धन करिए। मधुमक्खी के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि मधुमक्खी क्यों जरूरी है। आपके सोसाइटी में बताइए कि मधुमक्खियों को मारना मारना सही नहीं है, मधुमक्खियां बचेंगे तभी हम बचेंगे। तो अवेयरनेस बहुत कम है, अभी आपको अवेयरनेस हो गया है, तो आप अपने ज्यादा से लोगों में आप शेयर करिए कि मधुमक्खियां क्यों जरूरी है। अब ये जो मक्खियां हैं ये स्टिंगलेस बीज हैं। आपने वॉल के ऊपर ऐसे होल देखे होंगे, ठीक है, या फिर पेड़ों के ऊपर ऐसा छोटा सा होल आपने देखा होगा।
ये जो मक्खियां हैं वो स्टिंगलेस बी के घर हैं। इन मक्खियों को आप कैप्चर कर सकते हो और बक्से में भर सकते हो वाइल्ड कॉलोनीज को, बिना वॉल को तोड़े। ठीक है, उसकी प्रोसेस है, वो अभी हम लोगों को सिखाते हैं कैसे आप अर्बन बी कीपिंग कर सकते हो, कैसे मक्खियों को बचा सकते हो। और एक छोटा जो बॉक्स आपको दिख रहा है, वो बहुत ही छोटा बॉक्स है। ठीक है, 38 x 13 x 10 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स है। इतना छोटा बॉक्स है जिसको आप एक हाथ से भी पकड़ सकते हो। तो और ये जो है, इन बीज को आप ऐसा पेट संभाल सकते हो जैसे लोग कुत्ते या बिल्लियां संभालते हैं। उसी प्रकार से आप स्टिंगलेस बीज को भी आप संभाल सकते हो। और मधुमक्खी संवर्धन में आप हाथ बटा सकते हो। हमारे इस काम के कारण हमको मतलब श्री प्रकाश जावड़ेकर सर थे, HRD एक्स HRD मिनिस्टर थे 2018 में। तो उन्होंने हमको अवार्ड दिया था मधुमक्खी संवर्धन के लिए। उसमें माशेलकर सर थे और विजय केरकर सर थे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उन्होंने हमको बहुत से वो थे, हम वो भी उपस्थित थे उस टाइम। और हमारा अ, हमको बुलाया गया था सत्कार करने के लिए। तो लेट्स कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व हनी बीज। साथ में मिलकर हम मधुमक्खियां बचा सकते हैं। हम हाथ बटा सकते हैं मधुमक्खी को बचाने के लिए। ये हमारा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट भी है, इस पे भी आप विजिट कर सकते हो। Uh, if the beehive is near, say, a onion field, then uh, only the qualities of the onion is what you will get from the honey. और अगर बहुत सारे like if the bees are left on their own, if it's a natural habitat, then they gather the honey, the nectar from many more flowers, and hence the honey is much more nutritious than beekeeping. Now, is that true? हाँ, तो उसमें होता कैसे है, जैसे जैसे आप खेतों में बक्से रखते हैं मधुमक्खियों के। ठीक Hmm. है, तो आप कब बोलोगे कि ये ऑनियन का शहद है या फिर जामुन का शहद है? वो उसी टाइम बोला जा सकता है जब उस शहद में 45% से ज्यादा उस पर्टिकुलर फ्लावर का के पोलन ग्रेन्स हो, पोलन कंटेंट हो, तभी उस शहद को वो नाम दिया जा सकता है। 100% इट इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि उस एरिया में अलग अलग पेड़ रह सकते हैं। जैसे अब ऑनियन का फार्म भी हो तो आजू बाजू में कोई यूकलिप्टस का पेड़ लगा होगा या ड्रमस्टिक का लगा होगा। ठीक है, तो वहां पे मधुमक्खियां जाएंगी। ठीक है, तो 100% मिलना बहुत मुश्किल है। पर आपको मैक्सिमम ऑनियन का मिलता है। ठीक है, उसे ऑनियन की प्रॉपर्टीज आते हैं। ठीक है, जंगलों में भी कैसे होता है, जंगलों में अलग अलग वैरायटीज रहती हैं, अलग अलग फ्लावर्स की वैरायटीज रहती हैं, तो उसमें आपको मिक्स फ्लावर आपको मिलता है। ठीक है, तो देखा जाए तो जंगल में जो वो हैबिटेट बहुत ज्यादा है कि मिक्स फ्लावर होना बहुत अच्छा है। पर अगर आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे आपको डायबिटीज है, तो वहां पे ऐसे बोला जाता है कि आपको जामुन का शहद खाना चाहिए। राइट, क्योंकि इसमें जामुन की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि जामुन में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जब आप जामुन का शहद खाते हो तो आपको वो प्रॉपर्टीज आपको मिलती है। ठीक है, पर अगर आप स्वस्थ हो तो आपको हमेशा ये मल्टीफ्लोरा हनी खाना चाहिए। इसलिए अच्छा लगा मुझे ये सब जान के कि बीज कितनी इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैंने NIRD ऐसा PR से भी हैदराबाद से ऑनलाइन ट्रेनिंग ली हुई है बी कीपिंग की। पर अच्छा। एक बार मतलब अमित सर का एक्सपीरियंस देख के काफी अच्छा लगा। काफी मतलब कि योजना बना रहे कि हम भी कुछ करें इसमें। मैं एक्चुअली बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी रोहतक की मेंबर हूँ, हम्म। BMC रोहतक की। हम्म। तो अर्बन में मतलब म्यूनसिपैलिटीज अर्बन में मतलब कैसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको, BMC के मेंबर को? आप कुछ बताएं, मतलब कितने दिन की ट्रेनिंग होती है आपकी, कुछ हम्म। इस बारे तो में जानकारी। हम ऐसा कर सकते हैं कि ट्रेनिंग के लिए आपको 10 दिन लगेंगे। यहाँ पे पुणे में आके हम सिखा सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जा सकता है। और मेरे ख्याल से कॉर्पोरेशन के लोगों को ट्रेनिंग देने से अच्छा है अपन को जो प्राइवेट लोग हैं, जो अर्बन यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। उनको ट्रेनिंग देके उनको लाइवलीहुड मिल सकता है। जैसे पेस्ट कंट्रोल कंपनी ऑलरेडी पैसा कमा रही है मधुमक्खियों को मार के। ठीक है, पर ये जो बी रेस्क्यूअर हैं, अगर बी रेस्क्यू करें और उसमें से वो पैसा कमाए, लोगों को चार्ज करें, उनके सर्विस फ्री में नहीं चार्ज करें,
तो एक तो मधुमक्खियां भी बच जाएंगी, उनको लाइवलीहुड भी मिल जाएगा, और शहद तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो इस प्रकार से साइंटिफिक तरीके से हम लोगों को तैयार करके और ज्यादा से ज्यादा बी रेस्क्यू बना सकते हैं। सर आपकी कहीं और भी सेंटर्स है पुणे के अलावा, नॉर्दर्न इंडिया में कहीं पर? नॉर्दर्न इंडिया में तो नहीं है, मुंबई में हम लोग करते हैं, पुणे में करते हैं। तो ज्यादा से लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, हर स्टेट में अपन अलग अलग शहरों में लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये थोड़ा ऑनलाइन कोर्स वगैरह नहीं ले सकते अमित जी? तो नहीं, ऑनलाइन कोर्स अपन ले सकते हैं, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर आप आपको जो डर है वो कैसे जाएगा मधुमक्खियों को हैंडल करने का? ऑनलाइन सब सीख जाएंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही लगेगा। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। आपने काफी सारी प्रकार की बीज बताई और काफी मतलब उनका शहद अलग अलग होता है या फिर वो डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रीज मतलब पेड़ पे वो छत्ता है, और कौन सा शहद सबसे बेस्ट होता है एक हेल्दी अब पर्सन के लिए? अभी के जमाने में आपको शुद्ध शहद मिल जाए वो आपका बहुत भाग्य होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट क्योंकि कैसे इतना मिक्सिंग है, ऑलमोस्ट ऐसा रिपोर्ट है कि इंडिया में 77% जो शहद है वो फेक शहद मिलता है आपको मार्केट में, ठीक है। तो परिस्थिति देख के आपको मतलब लोगों को ये समझना चाहिए कि मुझे शुद्ध शहद कहाँ मिले। एक बार वो स्टेज आ जाए कि शुद्ध शहद मिलने लग जाए, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कि कौन से मक्खी का शहद ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो स्टिंगलेस बीज है, जो डंकइन मक्खी है, क्योंकि वो शहद कम देती है, साल भर में 100 से 150 ग्राम ही शहद देती है, तो उसका शहद जो है वो हाईली मेडिसिनल रहता है, बहुत औषधि रहता है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर हनी, ठीक है। और ये जो शहद है मतलब 1 केजी शहद की जो कीमत है ऑलमोस्ट 5,000 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है, ठीक है। अगर और मेजरली इन मक्खियों इस शहद के ऊपर ज़्यादा भी रिसर्च नहीं हुआ है इंडिया में। अगर इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च पेपर पब्लिश किया जाए, उसके मेडिसिन प्रॉपर्टी निकाले जाए, तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो मक्खियाँ हैं डंकइन मक्खी, वो ऐसे ऐसे फूलों पे जाती है, आयुर्वेदिक फूलों के ऊपर जाती है, जिसमें से जो आयुर्वेदिक पेड़ हैं, हर्ब्स हैं, उसके ऊपर जाती है, इन फूलों के ऊपर बड़ी मक्खियां नहीं जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन मक्खियों का शायद बहुत मेडिसिनल रहता है। उसके अलावा एपिस डोर्साटा का भी शायद अच्छा रहता है, जो जंगल वाली मक्खियां हैं, जो भंवर मक्खी है, वो भी उसका शायद भी बहुत अच्छा रहता है। तो वाइल्ड भी इसका शायद अच्छा रहता है, जो आपकी फ्लोरिया है उसका भी शायद वो अच्छा रहता है। आदिवासियों को भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, फिर अपने कर्नाटक में हमने लोगों को ट्रेनिंग दिया हुआ है। अब उनको मार्केट एक्सेस देने के लिए हम उनका शहद भी सेल करते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर, वहां से भी आप खरीद सकते और आपने रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में बताया, आपके कैसे आप रिलोकेट करते हैं, तो हैं। हाँ। उसमें कैसे करते हैं आप? मतलब आई रिमेम्बर कि जब मैं पूना में थी तो हमारी सोसाइटी में एक पाम के पेड़ पे एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता लग गया था। तो वो पीपल वर सो अफ्रेड ऑफ दैट कि उन्होंने किसी को बुलाया और आग लगा दी नीचे, पेड़ के नीचे। तो फिर मधुमक्खियां चली गई और वो छत्ता वैसे ही रह गया। तो आप एग्जैक्टली क्या करते हैं जब आप कहते हैं कि आप रिलोकेट कर रहे हैं या फिर रेस्क्यू कर रहे हैं? ओके। तो जैसे आपको मैंने कहा कि 5 प्रकार के अलग अलग स्पीशीज की हनी बीज हैं, ठीक है, और हर बीज का हैंडलिंग टेक्निक अलग अलग है। जैसे मैंने फ्लोरिया का बताया, तो हम क्या करते हैं, दिन में जाके जहाँ पे छत्ता लगा हुआ है वहां पे हम क्लिप लगाते हैं। क्लिप मतलब क्या होता है, 2 बाम्बू की छड़ी रहती है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर में हनी का पोर्शन रहता है। किसी भी छत्ते में आप जाओगे तो ऊपर का 1/3 जो पार्ट है वो शहद रहता है, नीचे का 2/3 जो पार्ट है वो रहता है आपका अंडा और इली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर का हनी का पोर्शन खाली निकाल लेते हैं, और नीचे जो अंडा और इली का जो पोर्शन है उसमें उसको हम 2 बाम्बू के छड़ी में फिक्स कर देते हैं ऐसे, और दोनों साइड से बांध देते हैं, तो आपका क्लिप हो गया और नीचे में छत्ता लगा हुआ है, और छत्ते के अंदर एक से लार्वे है, और वहीं जहाँ पे छत्ता था वहीं पे हम लगा देते हैं। तो मक्खियाँ घूमती रहती है आजू बाजू में उस टाइम पे। वो वो मक्खियाँ क्या करती है, वापिस छत्ते पे आके बैठ जाती है, यहाँ जो उस क्लिप के ऊपर आके बैठ जाती है। और ये जो छत्ता है क्लिप के साथ, वो हम क्या करते हैं, रात में सूर्यास्त होने के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है, उस टाइम हम छत्ता निकालते हैं और दूसरी जगह लेके जाते हैं बक्से के अंदर भर के। रात को क्यों लेके जाते हैं, उसके पीछे कारण ये है, क्योंकि जब आप दिन में लेके जाओगे तो आधी मक्खियां जो है फूलों के ऊपर गई रहती है, ठीक है। अब जो आधी मक्खियों की आप ले जाओगे तो आधी मक्खियां मर जाएंगी, क्योंकि रानी के सिवा कोई टिक नहीं सकता।
ठीक है। तो हम पूरी मक्खियों को लेके ले जाना चाहते हैं, जिससे एक भी मक्खियां की जीव हानि ना हो। ठीक है। जब रात को लेके जाओगे तो सभी मक्खियां छत्ते के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है। तो बक्से में आप लेके जाओगे, जहाँ आपको चाहिए है, जहाँ पे फ्लावरिंग हो, वहां पे आप पेड़ पे लटका दीजिए। तो इस प्रकार से आप अ, मक- छत्ते के साथ मक्खियों को रिलोकेट करते हैं। ये हो गया एपिस फ्लोरिया का, जो गार्डन बीज के बारे में बता रहा था। दूसरी मक्खी है आपकी सिराना इंडिका, या सतपुड़ी मक्खी, जो बहुत बार बड़ा उसके अंदर, जैसे मैंने पीओपी का फोटो दिखाया वहां पे था। तो हम क्या करते हैं, जो फ्रेम जो है, जो छत्ते थे उसको निकालते हैं, और बक्से में आपने देखा कि कैसे फ्रेम्स थे, 7-8 फ्रेम्स थे। तो फ्रेम्स में लगा देते हैं छत्ता, 7-8 फ्रेम्स में एक एक छत्ता लगा देते हैं। और उन मक्खियों में हम रानी ढूंढते हैं, रानी ढूंढते बक्से में भर देते हैं। तो रानी के गन के कारण बाकी की जो मक्खियां हैं उसको फॉलो करके बक्से में घुस जाती हैं। तो ये भी काम हम दिन में करते हैं, और बक्सा जो है रात को लेके जाते हैं, दूसरी को शिफ्ट करना हुआ तो, क्योंकि रात में सभी मक्खियां बक्से के अंदर आ जाती हैं। फिर ये हो गया दूसरा। और तीसरी जो मक्खियां हैं, जो एपिस डोर्साटा, बड़ी मक्खियां, उसको हम रिलोकेट नहीं कर सकते हैं। हम उसको खाली छत्ता कट करते हैं और वहां पे हम जली लगा देते हैं, जिससे खाली अपना जो नुकसान होता है, खाली 100 लार्वे का ही नुकसान होता है, पर मक्खियां नहीं मरती हैं। बड़ी मक्खियां जो पेस्ट कंट्रोल से पूरी मक्खियां मर जाती हैं। ठीक है। तो वो आइदर जंगल में चली जाती हैं या खेतों में चली जाती हैं, तो वहां पे छत्ता बनाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम बड़ी मक्खियों का भी संवर्धन करते हैं। जो चौथी मक्खी है, मेलीफेरा मक्खी, आपको दिखती नहीं है। वो खाली इटालियन मक्खी है, वो खाली बी बी कीपर के ही पास होती है, वो लोकल बीज नहीं है, तो आपको दिखती नहीं है मेलीफेरा या इटालियन बीज। जो पांचवी मक्खी जो है, ये आपकी डंकहीन मक्खी, लोगों को पता ही नहीं है वो मधुमक्खियां हैं, तो उसके कॉल हमको बहुत कम आते हैं। और हाँ, पर उन मक्खियों को घर अपन दे सकते हैं। वॉल के अंदर बहुत कम जगह रहती है, वॉल के अंदर या मिट्टी के घर में बहुत कम जगह रहती है जहाँ पे रहती है। उनको हम कैप्चर कर सकते हैं बक्से के अंदर, जिससे उनको बड़ी जगह मिले रहने के लिए, और उन मक्खियों का हम अच्छा ब्रीडिंग कर पाए। ब्रीडिंग करके इन मक्खियों को हम और ज्यादा पॉलिनेशन के लिए यूज कर पाए। आमदनी से शुरू करते हैं। सो आपने एक पूरा बिजनेस मॉडल बना लिया है सक्सेसफुली, शायद 20 के अराउंड आप फुल टाइम यही करते हैं। फुल तो टाइम यही अगर कर रहा हूँ। तो आपकी पूरी एक बिजनेस मॉडल बना हुआ है। तो होपफुली आपसे इंस्पायर होकर मैं ये रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप कर पाए हैं तो ऐसे और भी लोग होपफुली कर पाएंगे आपकी बात को सुनकर। तो ये पॉसिबल है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। और मेरे ख्याल से हर इंसान को, हर शहर में ऐसे बी रेस्क्यूअर होने चाहिए या बी सेवर होने चाहिए। और ये जो सेवर हैं, खाली सेवर नहीं रह जाएंगे, बाद में ज्यादा रोज मधुमक्खियों को हैंडल करने के कारण उनकी एक्सपर्टीज आ जाएगी। और ये एक्सपर्टीज बाद में आदिवासियों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं उस राज्यों में, उनकी बट भाषा आप में। केवल ट्रेनिंग करते हैं या आप बी कलेक्शन कर कर बी की ब्रांडिंग ऐसे वो भी करते हैं, या सिर्फ बी नहीं, ट्रेनिंग? तो अभी हमारा काम 3 जगह पे चल रहा है। एक तो हम बी रेस्क्यू भी करते हैं, हमारी टीम है जो बी रेस्क्यू करती है। उसके अलावा हम आदिवासियों को भी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे बहुत सारे एफपीओस बने हुए हैं। ठीक है। तो उन एफपीओस को हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे, ट्राइबल एफपीओस भी बने हुए हैं, उन एफपीओस को हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप बिना मधुमक्खियों को मारे शहद इकट्ठा कर सकते हैं। अब उनका प्रॉब्लम आता है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम आता है। तो हम उनका जो हनी है अच्छे रेट में, फेयर प्राइस में उनसे बायबैक भी कर लेते हैं, और बी बास्केट ब्रांड में हम बेचते भी हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक। तो मैं एक्चुअली थोड़ा कुछ बी से जुड़ा हूँ, कभी और बात करेंगे। हम्म। अभी पता चला था कि कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, वो स्टेट स्कीम है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल स्कीम है, जहाँ पर इन्होंने, जैसे मुझे, मेरा जो संपर्क हुआ था वो किसी भरतपुर के एरिया में कोई किसी ने बी क्लस्टर बना रहे हैं। तो बिल्कुल। करीबन 500 बी कीपर से ये अब कलेक्ट एफपीओ, कर। हाँ जी। तो एफपीओ ये क्या, हमारे। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर बताएंगे आपकी गवर्नमेंट की क्या स्कीम है? हाँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 5 क्लस्टर बनाए हुए हैं 20 के ऊपर। एक तो आपका हो गया भरतपुर में, राजस्थान में। एक आपका यहाँ पे बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश में बनाया हुआ है, मथुरा में। दूसरा जो उन्होंने बनाया हुआ है, भिंड में बनाया हुआ है। चौथा उन्होंने बिहार में बनाया हुआ है, और पांचवा वेस्ट बंगाल में बनाया हुआ है। इनफैक्ट मैं वेस्ट बंगाल का जो क्लस्टर है, सुंदरबन क्लस्टर के साथ क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे बड़ी मक्खियाँ जो हैं, एपिस डोर्साटा, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उनको ट्रेनिंग का भी अभी चल रहा है, ट्रेनिंग भी तो हम ऐसे क्लस्टर्स और जगह क्यों नहीं फैल रहे? मतलब ये तो तो बहुत छोटे छोटे, भरतपुर बहुत ही छोटा रीजन है।
हाँ, तो ऐसे क्लस्टर अभी उन्होंने पिछले साल स्टार्ट किया है इसके ऊपर। अच्छा। ये क्लस्टर जो बनाया उन्होंने पिछले साल स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट हुआ है पिछले नवंबर महीने से, नवंबर 2020 से। ठीक है, तो उनका प्लान है कि और जरा क्लस्टर बनाए। ठीक है, तो ऐसे क्लस्टर और जगह बन भी सकता है, सक्सेसफुल हो भी सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और तो और अलग अलग स्पीशीज भी हैं, जैसे जो भंवर मक्खी जो है वो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी के 4 जगहों में मेलिफेरा बीज का क्लस्टर है। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लस्टर बन सकता है, अलग अलग स्पीशीज के अनुसार भी क्लस्टर बन सकता है। तो गांव से जो बॉक्सेस की हनी आती है जो खेतों के आसपास होती है, वो बेसिकली सारी इटालियन हनी, इटालियन बी मेजरली की। सारी तो नहीं, ऑलमोस्ट जो है हनी जो है इंडिया में जो आपको बक्से से जो आती है, मैं बोल सकता हूँ 80-85% जो हनी है वो मेलीफेरा से ही आती है, जो बक्से वाली हनी। और 15% जो हनी है वो हो गया आपका स्टिंगलेस बीज का हनी, और हो गया अपने इंडियन बॉक्स बीज या सतपुड़ी मक्खी की बीज। अच्छा। हनी हनी उसमें से कम निकलता है, पर हाईली मेडिसिनल रहता है। जैसे आपने सुना होगा जर्सी गाय और देशी गाय, हाँ जी, वैसी ये एग्जैक्टली। 1A2 मिल्क वैसी ही, वो उसमें थोड़ा फर्क है। जी, मगर ये इटालियन हनी बी के आने से इंडियन हनी बी पे कोई बुरा असर नहीं है? उसके एक जमाना था 1992-93 के आसपास, जब इटालियन बी आई थी, तो अपने साथ रोग लेके आई थी। ठीक है, और ये जो रोग है अपने इंडियन बीज के ऊपर भी फैल गया था। और अपनी जो इंडियन बीज थी वो इम्यून नहीं थी इन लोगों के ऊपर, तो जी। उसके कारण बहुत सारे हनी बीज जो हैं वो खत्म हो गई। इसलिए आप देखोगे कि नॉर्दर्न स्टेट्स में, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या फिर आपका राजस्थान हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वहां पे आपको बहुत कम ये सतपुड़ी मक्खी दिखेंगी। मेजरली वहां पे आपको जो मधुमक्खियां दिखेंगी, जो आपको मेलिफेरा दिखेंगी, सतपुड़ी मक्खियां बहुत कम दिखेंगी। जो आपका मतलब वेस्टर्न इंडिया, फिर दक्षिण भारत हो गया, या पूर्व भारत, जो उड़ीसा का जो कुछ पार्ट हो गया, वहां पे आपको बहुत जगह ये सतपुड़ी मक्खियां दिखेंगी। हिली रीजन है, क्योंकि क्या हुआ, नॉर्दर्न जो बेल्ट था, उत्तर भारत का जो बेल्ट था, वहां पे पहाड़ कम है, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश उसमें, तो यहाँ पे अच्छे से टिक गई है मेलिफेरा। पर पश्चिम, दक्षिण और पूर्व भारत में बहुत से हिली एरिया है, हिली एरिया में ये मेलिफेरा जो है अच्छे से काम नहीं करती। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा फैल नहीं पाई, वहां से ज्यादा हनी नहीं मिल पाया। उसके कारण यहाँ की जो लोकल बीज है वो टिक गई, क्योंकि ये लोकल बीज जो है वो बहुत मतलब हिली एरिया में रहने की उनको आदत है। ठीक है, इसलिए उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। एक नेशनल बी बोर्ड, मैं एक्चुअली वहां पर जाकर डायरेक्टर को भी मिल पाया था, कुछ आईआईटी के प्रोफेसर्स के साथ गया था। और सारा का सारा जितनी भी वो हाइव्स का बेसिकली डेटाबेस रखते हैं पूरे भारत में। तो ये पहली बार मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सारी की सारी बी हाइव्स जो हैं वो ज्यादातर, आपने बताया 80% करीबन इटालियन हनी की होंगी। तो दो दो प्रश्न है यहाँ पर मेरे। एक तो उनका सारा का सारा डेटाबेस जो है ना, जो हाइव्स का, जिसमें करीबन 5.5 लाख हाइव्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरे भारत में जो भी किसानों के पास रहती हैं, शायद ऐसा ही कुछ नंबर है या कुछ ऐसा, वो कभी ओपन नहीं करते, वो सब फाइल्स में रखा हुआ है। तो मैंने एक एक्चुअली प्रेजेंटेशन भी दी थी आईआईटी दिल्ली में कि नेशनल बी बोर्ड को सारा का सारा डेटाबेस ओपन सोर्स करना पड़ेगा। अगर वो ओपन डेटा की तरह से ट्रीट करेंगे तो मे बी प्राइवेट इन्वेस्टर्स आकर और फार्मर्स की इनकम में एनहांसमेंट कर सकते हैं, कि हम भी, चाहे वो इटालियन हनी बी में ही इन्वेस्टमेंट हो, मगर कम से कम शुद्धता में तो किसी तरह इन्वेस्टमेंट होगी। ये खोलते क्यों नहीं है, आपको पता है? मतलब मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ नेशनल हनी बी मिशन से, जो पीएमओ के अंडर है। तो क्या काम हो रहा है? मतलब बात बहुत होती है, मगर जैसे अब डेटा ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर वही बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पर एक बात है कि उनके पास डेटा है कि कितने बॉक्सेस बांटे गए हैं। ठीक है, कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, कितने लोगों को बॉक्सेस बांटे गए हैं। शायद उनके पास यह डेटा ना हो कि कितने उसमें से बॉक्सेस टिक पाए। जी, राइट, राइट, क्योंकि टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है, बांटना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, उन मक्खियों का कितना समाधान हो गया है, एक बक्सा तो अपने बांट दिया मधुमक्खी का, मक्खियाँ टिकी है कि नहीं उस बक्से में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अपने जो लोगों ने आपसे ट्रेनिंग ली हुई है पर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बाद डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक बांटने है। की अपेक्षा कितने बचे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है।
और आपको नेशनल बी मिशन जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से चलता है उसके बारे में कुछ पता है कि क्या प्रोग्रेस है उसमें, क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं? क्लस्टर जैसे आपने बताया शायद वहीं से हो। अभी अभी क्लस्टर तो बन रहे हैं उसमें से, ठीक है। अभी ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। अभी तो पिछले 2 साल से अभी तो मतलब ट्रेनिंग भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोविड टाइम है, राइट। तो वो भी एक इशू आ गया है। और दूसरा प्रॉब्लम उसमें ये है कि कोई 5 दिन 10 दिन की ट्रेनिंग से कोई बी कीपर नहीं बनता, ठीक है। बी कीपर कीपिंग जो है बहुत ही मतलब टेक्निकल जॉब है। आपको अगर प्रॉपर बी कीपर बनना है, प्रॉपर बक्से वाला बी कीपर बनना है, तो आपको कम से कम 1 साल तक आपको किसी बी कीपर के अंडर काम करना जरूरी है। क्योंकि क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि जैसे गर्मी में मधुमक्खियों का हैंडलिंग टेक्निक अलग रहता है, बारिश में अलग रहता है, ठंडी में अलग रहता है, ठीक है। 10 दिन में आपको खाली इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चीज का। गवर्नमेंट की बैंडविड्थ नहीं है कि आप लोग किसी को आप 1 साल तक आप हैंड होल्डिंग दे पाओ। फिर आपको तो ये इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट हो गया बिल्कुल फार्मर्स के लिए। तो इसको स्केल अप कैसे किया जाए? फिर तो फार्मर्स की आमदनी कितनी होती तो है? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है, ठीक है, तो किसी बी कीपर के अंडर पहले काम करें, ट्रेनिंग तो ले लें, बी कीपर के अंडर काम करें 1 साल तक। इधर आप ऐसे इंटर्न काम कर सकते हो किसी फार्मर के साथ, कैसे काम करें। तो आपको प्रॉपर बी कीपर बना तो आप किसी के साथ काम करना जरूरी है। और दूसरी बात, आप सॉरी, उसमें भी कैसा है कि जैसे आप मिली फेरा हो गया या फिर आपका सिराना हो गया, उसके लिए आपको 1 साल तक ट्रेनिंग या हैंड होल्डिंग या फिर किसी बी कीपर में काम करना जरूरी है। दूसरा बात यह है कि अगर आप स्टिंगलेस बीज के ऊपर काम करते हो, स्टिंगलेस बी या डंकहीन मक्खी शहद बहुत कम मिलेगा, ठीक है, पर वो जो बीज बहुत अच्छे पॉलिनेशन के लिए काम आती है, जी ठीक है। और अभी जितना गवर्नमेंट का जो मिशन है, जैसे हनी मिशन, उन्होंने हनी मिशन ही नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो मेजर फोकस जो है सबका हनी के ऊपर है, पर होना रिवर्स होना चाहिए, पॉलिनेशन के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। ये मैंने पहले भी सुना है, बिल्कुल सही। राइट। क्योंकि क्या है, बाकी के जो कंट्रीज हैं सबका ध्यान अभी पॉलिनेशन के ऊपर है। हनी ऐसे बाय प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में हनी इज अ मेन प्रोडक्ट, पॉलिनेशन इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। तो पॉलिनेशन इंप्रूव होगा तभी आपका पॉलिनेशन अच्छा होगा तभी आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी सीड्स या फ्रूट या फिर आपको फार्म प्रोड्यूस मिल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी हमारा स्टार्टअप है बी बास्केट को, अभी पूसा कृषि जो है वो हमको सपोर्ट करिए पॉलिनेशन सर्विसेज के लिए विद द हेल्प ऑफ स्टिंगलेस बीज, ठीक है। तो अभी हम स्टिंगलेस बीज के थ्रू हम लोग को पॉलिनेशन सर्विसेज देने वाले हैं, जिससे अभी फार्मर के साथ इशू ये होता है कि उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, और वो साल भर बक्सा नहीं रख सकते हैं, राइट। जैसे अनार के फार्मर्स हो गए, मैंगो के फार्मर हो गए, या फिर ऑनियन सीड्स के फार्मर हो गए। अभी उनके पास क्योंकि ये लैंड होल्डिंग छोटी हो गई है, फैमिली छोटी हो गई है, तो उससे प्रॉब्लम ये हो गया कि हम बी कीपिंग करें कि फार्मिंग देखें कि बाकी गाय देखें कि ये देखें कि ऐसे बहुत बड़े एक साथ काम नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि फार्मर बक्से नहीं संभाल सकते, उनके अलग अलग इश्यूज हैं, तो क्यों ना आप वो जो पॉलिनेशन सर्विस है जो इशू है उसको आप थर्ड पार्टी को दे दें, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो काम करते करते पॉलिनेशन सर्विसेज दे पाए। जहां जहाँ पे फ्लावरिंग है वहां पे बी कीपर आएंगे, बक्सा रखेंगे, 12 महीने का फ्लोरल चार्ट बनाएंगे, और जहां जहाँ फ्लावरिंग है वहां पे बक्से घुमाते रहेंगे, जिससे पॉलिनेशन भी हो, मक्खियों का ब्रीडिंग हो, और जो फार्मर को जो बी कीपिंग आता नहीं है, पॉलिनेशन हेम्पर हो रहा है, उनका भी सॉल्यूशन मिल पाए। ये तो बहुत अच्छी स्कीम रहेगी, मगर इसके लिए क्या करना होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिनेशन पे फोकस करना होगा। सारे जो पूसा इंस्टीट्यूट हैं जो सीड्स में इनोवेशन करते हैं, राइट राइट राइट, जो भी पॉलिनेशन डेजिग्नेशन सर्विसेज, बॉडीज हैं। राइट राइट राइट। तो अभी क्योंकि ये तो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है, कि पॉलिनेशन नहीं होता, ट्रेनिंग मिल भी गया तो भी काम में नहीं आता। 10 दिन की ट्रेनिंग में बक्से ऐसे खाली पड़े रहते हैं, आप मैं देखोगे तो बक्से ऐसे खाली पड़े रहेंगे फार्म में, क्या में क्योंकि उसमें मक्खियां नहीं रहेंगी। तो ये एक तरह से देखा जाए फेल्यूर ही है, ठीक है, बक्से में मक्खियां नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप पॉलिनेशन सर्विसेज अलग करते हैं। जैसे यूएस में कैसे होता है कि आपने कैलिफोर्निया आलमंड का नाम सुना होगा, जी ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जब ब्लूमिंग आता है कैलिफोर्निया आलमंड का, तो पूरे यूएस से जो बी कीपर्स हैं वो कैलिफोर्निया पहुंचते हैं और पॉलिनेशन सर्विसेज देते हैं। एक बार फ्लावरिंग ब्लूम खत्म हो जाए तो फिर बक्सा जो अपने अपने घर पे या फिर दूसरे का लेके जाते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से बी कीपर जो है इंडिया के दूसरे के लेके जा सकते हैं बक्से, जहां जहां जरूरत हो। 12 महीने का फ्लोरल चार्ट बना सकते हैं अपने इंडिया के हिसाब से, देश के हिसाब से अपन अपना फ्लोरल चार्ट बना सकते हैं,
कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और ऐसे फ्लोरल चार्ट्स मैंने एक आध तो देखा है, मगर कोई प्रॉपरली सर्चेबल भी नहीं है। ऐसे बने हुए हैं आपके नजर में? हाँ, हमने तो बनाए हुए हैं। जैसे कौन से महीने में कौन सा फ्लावर होता है, कौन से एरिया में होता है, जैसे 12 महीने का फ्लोरल चार्ट बन सकता है। ठीक है। मगर पूरे अब जैसे भारत का बना हुआ है क्या? हाँ, तो पूरे भारत का बना हुआ है। तो एक डॉक्टर लक्ष्मी राव करके हैं, सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, अब जो भी 4 दिन पहले रिटायर्ड हो गई। तो उन्होंने फ्लोरल चार्ट बनाया था, मतलब पूरे भारत का, कौन कहाँ पे क्या क्या होता है, कौन से महीने में कौन से रीजन में क्या क्या होता है। तो वो फ्लोरल चार्ट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक फार्म को हम्म, कितनी आमदनी हो जाती है? मैं बीज को अगर रखकर पूरे साल में कितनी आमदनी हो सकती है, अगर सपोजली ठीक से ट्रेनिंग करी? ठीक है। तो इसमें इसमें क्या हो सकता है, जैसे आपको अर्निंग सोर्स बहुत है। ठीक है, अगर बी कीपर है, आप बी कीपर हो, तो अगर बी कीपर बनते हो तो आपको अर्निंग सोर्स कहाँ कहाँ से आ सकता है। एक तो हो गया आपका हनी। हनी तो सबको पता है। ठीक है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा हो गया, आप वैक्स इकट्ठा कर सकते हो। वैक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। प्योर बीज वैक्स की, मोम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप प्रोपोलिस इकट्ठा कर सकते हो। जो रोंगन प्रोपोलिस बोलते हैं उसको। ठीक है, जो पेड़ का जो चीक रहता है उसको मक्खी इकट्ठा करती हैं, और उसको फिर प्रोपोलिस में कन्वर्ट करती हैं। वो हाईली मेडिसिनल रहता है, उसको भी आप इकट्ठा कर सकते हो। बी वेनम भी कलेक्शन कर सकते हो। राइट, हम्म, पोलन भी इकट्ठा कर सकते हो। इसके अलावा आप पॉलिनेशन सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है। अब बहुत सी जगह, जैसे जैसे अपना अनार के जो फार्मर्स हैं, अनार 100% पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फार्मर क्या करते हैं कि हमारे खेतों में, जब आप किसी खेतों में बॉक्स रखोगे, जैसे अनार के फार्म में, तो फार्मर आपको रेंट पे करता है। ऐसे नहीं कि मैं बी कीपर हूँ, मधुमक्खी पालक हूँ, मैं किसी फार्म में बक्सा रखूंगा तो मैं उसको रेंट पे करूंगा। वो इट शुड बी अदर वे अराउंड। उल्टा होता है। उल्टा होता है, फार्मर उसको पे करता है कि आप, हमने हमारे खेतों में अपने बक्सा रखा है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और अवेयरनेस भी बढ़ते जा रहा है अभी मधुमक्खी के ऊपर। तो अब बक्सा रखो, हम आपको इतना इतना रेंट पे करेंगे एक एक बक्से का। और इसके ऊपर रिसर्च है कि मधुमक्खी के बक्से हों और ना हो? ऐसे तो बिल्कुल रिसर्च है, रिसर्च पेपर पब्लिश है। हाँ, कितना इंक्रीज हो, वो भी है, 30-40% इंक्रीज हो जाता है इसके ऊपर। वाह, बहुत बढ़िया। 30-40% हो गया, तो बहुत अच्छा है। राइट। मैं ना इसलिए पूछ रहा था, तो आमदनी का क्वेश्चन ये था कि ये कितना कमाई जा सकती है। एक प्रोजेक्ट था जिसपे सोच रहे थे। केरला में एक संस्था है, आपने शायद सुना हो, रिक्लेम टेम्पल्स कर कर। वो हाँ हाँ काफी सारे केरला के टेम्पल्स को रिवाइव कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो कुछ प्रोजेक्ट उनके साथ लेने की बात हो रही थी कि जो जो टेम्पल रिवाइव हो रहे हैं उनका, हाँ, हमेशा टेम्पल की कुछ ना कुछ भूमि रहती है, कुछ लैंड बिल्कुल रहता है, बिल्कुल क्षेत्रम बिल्कुल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि कुछ टेम्पल्स रिवाइव हो रहे हैं, तो जो हिंदू पिलग्रिम्स हैं वो बहुत कम रहते हैं, तो टेम्पल की सस्टेनेंस में, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है। हम्म। तो कोशिश ये थी कि क्या टेम्पल्स, एंड स्पेशली केरला जैसे इतनी बारिश पड़ने वाली जगह में, क्या ऐसी बीज का प्रोजेक्ट लिया जा सकता है फॉर टेम्पल इनकम? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक तो आप अच्छा फ्लावरिंग लगा सकते हो। लैंड तो टेम्पल की रहेगी ही रहेगी। ठीक है। तो उस टेम्पल में आप अच्छे फ्लावर्स लगाइए, आपका टेम्पल भी अच्छा दिखेगा, टेम्पल परिसर भी अच्छा दिखेगा। वहां पे बीज भी लगाइए। ठीक है। और उन उन बीज से जो हनी निकलेगा, ठीक है, आप वो जो हनी है, टेम्पल में जैसे अभिषेक होता है, राइट, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। वहीं वहीं का हनी आपको मिल जाएगा। बहुत से टेम्पल में गाय तो रहती ही है। ठीक है, उन गाय से दूध तो मिलता ही मिलता है। आपको शहद भी मिलने लग जाएगा टेम्पल में। राइट, पंचामृत बन सकता है। ठीक है, और वही जो शहद है, ऐसे टेम्पल का प्रसाद आप दे सकते हो लोगों मतलब कितनी इनकम हो सकती है, कुछ अगर आप अंदाजे से बताएं कि को। ऐसे कितने बॉक्सेस में रखा और कितनी इनकम आ सकती है अब सालाना? वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया है। ठीक है, जैसे अब एक एकड़ एरिया लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं जी। 1 एकड़ एरिया अजूम कर लेते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग आप कौन सी, उसके ऊपर आप कौन सा फ्लावर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कम से कम 1 एकड़ से आप साल भर में, ठीक है, कम से कम 50 केजी तक शहद तो इकट्ठा कर सकते हो, आराम। 50 लीटर? 50 केजी तो शहद इकट्ठा आराम से कर सकते हो। वो कितनी वैल्यू हो जाएगी करीबन? तो क्या? अगर आप उसको क्योंकि आप टेम्पल में सेल कर दोगे, आपको हम्म, कोई चैनल नहीं है। ठीक है, उस शहद को आप बेचिए ना 1000 रुपए केजी में। आपका टेम्पल का ही शहद है, और वहीं पे बेचिए, वहां पे पिलग्रिम आते ही आते हैं, आपको मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं है। राइट, वहीं पे आपको लोगों को फ्रेश हनी दीजिए, 1000 रुपए केजी में लोग खरीद लेंगे, क्योंकि लोग आजकल प्योर हनी चाहते हैं।
आजकल हनी की वैल्यू बढ़ गई है, पैसे की वैल्यू कम हो गई है। तो इस हिसाब से जब आप देखोगे कि आपके बॉक्स से ही हनी निकाला गया है, राइट, ऐसे आप हनी टूर रख सकते हो कि आप इसी दिन हम हनी निकालने वाले हैं, और जो जिस पिलग्रिम को ऐसा प्रसाद मतलब चाहिए है हनी, आप हमसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट, प्रोजेक्ट तो सिर्फ केरला में नहीं हो सकता, हर टेम्पल हर में, टेम्पल भारत में हो हर सकता जगह है, हर बनाया जा टेम्पल में हो सकता है। सकता है। और बहुत जो पुराने टेम्पल्स हैं, जैसे वो उन पुराने टेम्पल्स में आपको बहुत जगह ये स्टिंगलेस बी के होल्स भी दिख जाएंगे टेम्पल के अंदर ही, जहाँ पे वो घर करके रहते हैं। ठीक जी, है, उनको भी आप अच्छे से कैप्चर कर पाओगे। उन टेम्पल जो है उन मक्खियों को कैप्चर कर सकते हो, उनका ब्रीडिंग कर सकते हो, और हाईली मेडिसिनल जो स्टिंगलेस बी हनी है वो भी आप ले सकते हो उसी में से। How do you differentiate between the original honey and a duplicate one of jaggery or something like that? तो अभी कैसा है कि अभी आपने देखा होगा मतलब लास्ट दिसंबर में एक सीएससी की रिपोर्ट आई थी, उसमें से आउट ऑफ 13 ब्रांड 10 ब्रांड्स आर सेलिंग ऑल्टरनेटेड हनी एज पर सीएससी रिपोर्ट। ओके, इट्स नॉट एट ऑल हनी। तो तो कैसे है कि अब आपको प्योर हनी चाहिए तो लैब टेस्टिंग किसी का कोई पर्याय नहीं है। ठीक है, होममेड टेस्ट जब रहते हैं कि आप कांच के ग्लास में आप पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच हनी डालिए, एक लाइन से हनी नीचे जाएगा और ग्लास के नीचे जाके जमा हो जाएगा, राइट। पर वो टेस्ट है, पर अभी ऐसे ऐसे फेक ऑल्टरनेटिव आ गए हैं, जैसे वो सब, ये सब जो होममेड जो टेस्ट है वो पास हो जाते हैं। ठीक है, तो लैब टेस्टिंग के सिवा कोई पर्याय नहीं है। एनएमआर टेस्ट बोलते हैं आजकल उसको, एनएमआर टेस्ट। तो जो एनएमआर टेस्ट करा के आप पता कर सकते हैं। और ये टेस्ट क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है एनएमआर टेस्टिंग का भी कि उसका जो कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट 16 से 35,000 के बीच रेंज करता रहता है, जो सामान्य इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। आप घर पे आप भी टेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो लैब टेस्टिंग किसी का कोई पर्याय नहीं है आपके पास। हमने देखा कि हनी बीज होती है वो उनकी क्वीन बी के लिए काफी कंसर्न होती है और वो उनके लिए इम्पोर्टेंट भी होती है। तो बीच में काफी फेमस न्यूज हुई थी कि वंस व्हाट हैपेंड, अमेरिका में कोई क्वीन जो है बी वो एक कार में शी वाज कॉट अप, और तो वो वर्किंग बीज है, उन्होंने 2 दिन कार को फॉलो किया था। सो अगर क्वीन बी मर जाती है तो वर्किंग बीज का क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए हाइव है, बॉक्स है, ठीक है, तो अगर या हाइव है उसमें से क्वीन भी अगर मर गई है तो वर्कर भी पहले क्या करती हैं, तो देखती हैं कि पहले 1 और 2 डेज में कोई एक तो नहीं है। ठीक है, एक होगा तो उसको क्वीन बी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो अगर क्योंकि उस एक से वर्कर भी निकलने वाली थी, ठीक है, तो उसका सेल, वर्कर बी का सेल अलग रहता है, तो सेल को तोड़ती हैं, वर्कर बी के सेल को तोड़ती हैं और वहां पे क्वीन सेल नया बनाती हैं उस एक के आजू बाजू में। ठीक है, तो आफ्टर 6 और उस एक को अलग टाइप से खाना खिलाया जाता है, उसको रॉयल जेली बोला जाता है। ठीक है, तो आफ्टर 16 डेज नया नई क्वीन जन्म लेती है और नई क्वीन फिर मीटिंग करती है। मीटिंग होने के बाद फिर एक सोलार देना चालू कर देती है। अगर ये तभी संभव है जब उस हाइव में 1 से 2 दिन पुराना एक हो तब। ठीक है, अगर 1 से 2 दिन पुराना एक ना हो तो मक्खियां जो हैं बाद में मर जाती हैं। वर्कर फिर क्या करती है, एक अंडे तो रहते नहीं है, तो वर्कर भी क्या करती है, वो खुद वो फीमेल ही रहती है, तो फिर अंडे देने चालू करती है, वर्कर भी अंडे देने चालू, पर वो फर्टिलाइज अंडे नहीं रहते हैं। ठीक है, क्योंकि तो उस अनफर्टिलाइज एग में से खाली मेल जन्म लेते हैं, और बाद में आफ्टर 30-35 डेज पूरी कॉलोनी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसी परिस्थिति रहती है। जब हम बी कीपिंग करते हैं तो बी कीपर्स क्या करते हैं, अगर क्वीन बी एक्सपायर हो गई है, मर गई है, तो बी कीपर्स क्या करते हैं, दूसरे जो बॉक्स है, आजू बाजू के दूसरे बॉक्स होंगे, तो दूसरे बॉक्स की एक फ्रेम जिसमें 1 और दिन पुराना अंडा हो, वो पुराना जो पहली कॉलोनी उसको देते हैं। इसी कारण क्या होता है, जो वर्कर बीस है उसमें से 1-2 दिन पुराना अंडे को फिर क्वीन में कन्वर्ट कर सकती है। ये ह्यूमन इंटरवेंशन रहता है उस कॉलोनी को बचाने के लिए, जो बी कीपर्स कर सकते हैं। पर नेचर में अगर देखा जाए, अगर 1-2 दिन पुराना अंडा ना हो तो पूरी कॉलोनी खत्म हो जाती है।
मेरा जन्म रायपुर में हुआ, देन आई शिफ्टेड टू उड़ीसा ड्यू टू माई फादर्स जॉब। तो वहाँ पे बहुत पेड़ थे, नेचर ब्यूटी बहुत है। जब भी मम्मी मुझे डांटती थी तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता था और बटरफ्लाइज, बर्ड्स, हनी बीज सब कुछ मैं देखता था। तो पहले से सॉफ्ट कॉर्नर था। मार्क्स अच्छे मिलने के कारण मुझे कॉर्पोरेट में जॉब लगी मुंबई में। वहाँ पे पूरा कंक्रीट जंगल था, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। मैं नेचर को वहाँ पे मिस करता था। तो मैं वीकेंड को क्या करता था, मैंग्रोव फॉरेस्ट में जाता था और बहुत बार ट्रेकिंग पे भी जाता था। 2011 में मैं अन्ना मूवमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ था। वहाँ से मुझे लगा कि कुछ लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहिए। उसी टाइम इंसिडेंस ये हो गया कि 2013 में मैंने फ्लैट लिया था पुणे में और मैं वीकेंड को पुणे आता था। उस टाइम मेरा जॉब ऑलरेडी चल रहा था। सोसाइटी में बहुत बड़ा छत्ता आया हुआ था, लोगों ने पेस्ट कंट्रोल के थ्रू मधुमक्खियाँ मार दी थी। मैंने सोचा कि हनी बी को कोई क्यों बचाता क्यों नहीं है। 1 वीक बाद मैंने रियलाइज़ किया क्यों ना समथिंग शुड बी आई ओनली, मैं ही क्यों ना हनी बीज कंजर्व करने लग जाऊँ। हाय, आई एम अमित गोडसे, आई एम अ हनी बी conservationist. We rescue and relocate honeybees in India. We train tribals and farmers on beekeeping and modern method of honey harvesting. 1 वीक बाद मैं वापस मालेगांव गया था ऐसे घूमने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने के लिए। तो वहाँ पे मधुमक्खी के बक्से रखे हुए थे, तो उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ के हनी बीज के बारे में ज़्यादा पूछने लग गया। हनी बीज कैसे बॉक्स के अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है। फिर मैं घर आया, घर आके थोड़ा मैंने रिसर्च किया क्या क्या हनी बीज के ऊपर इंडिया में चल रहा है। तो उस टाइम मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि हनी बी हर जगह मर रही है। हर सिटी में लोग पेस्ट कंट्रोल के तो हनी बीज मार रहे हैं, या ट्रेडिशनल जो हंटर्स हैं उनके थ्रू हनी बीज को जलाया जा रहा है और हनी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। एक सेंटर भी इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद महाबलेश्वर में मैं गया, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली। फिर मैं बहुत जगह घूमा हनी बीज के लिए। मैं उड़ीसा गया, झारखंड गया, केरला गया, फिर गुजरात गया, महाराष्ट्र में बहुत सी जगह मैं घूमा। इंडिया में 5 स्पीशीज़ की हनी बीज मिलती हैं और हनी बीज का हैंडलिंग टेक्निक अलग अलग है। तो खाली जो बड़े बीज हैं, एपिस डॉर्सटा बोलते हैं या रॉक बीज, इन हनी बीज को हम रिलोकेट नहीं कर सकते। बाकी जो 4 स्पीशीज़ हैं उनको हम रिलोकेट कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि हनी बीज जो है, हनी जो है इंसानों के लिए पैदा करती है, पर ऐसा नहीं है। हनी बीज हनी जो है खुद के लिए पैदा करती है, पर अगर उनको 100 kg हनी चाहिए तो वो 300 kg स्टोर करके रखती है अपने हाइव में। हम क्या करते हैं जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे, एक्सेस जो 2/3 जो पार्ट है उसको हम खाली हार्वेस्ट करते हैं। 100 kg जो बचा हुआ जो हनी है वो हनी बीज के लिए रख देते हैं। ये जो बक्से जो हैं या फिर जो हम बीज रिलोकेट किए हैं, इन बीज को हम आइदर फार्मर्स को डोनेट कर देते हैं या पुणे में बहुत से लोग अर्बन फार्मिंग करते हैं, उनको बीज की ज़रूरत रहती है पॉलिनेशन के लिए। तो ये जो बीज हैं हम उनको दे देते हैं, जिससे उनका जो टेरेस फार्म है या फार्मर का जो फार्म है उनका पॉलिनेशन अच्छे से हो जाए, उसके साथ उनको हनी भी मिल जाए। इंसानों को लगता है कि हनी बीज उनकी दुश्मन है, पर फैक्ट ये है कि हनी बी जो है इंसानों की दोस्त है। क्योंकि जो भी आप प्लेट में खाना खा पाते हो, 1/3 पार्ट आप हनी बीज के कारण खा पाते हो। इस दुनिया का जितना पॉलिनेशन होता है पेड़ों का, 73% जो पॉलिनेशन है वो हनी बीज करती हैं। मतलब जब आप 1 चम्मच हनी खाते हो, उसमें 12 हनी बीज की पूरे जीवन भर की कमाई रहती है। जब एक सोसाइटी से हनी बी का छत्ता मारा जाता है पेस्ट कंट्रोल के थ्रू, सोसाइटी मेम्बर्स को लगता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पर ऐसे वर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि ये जो हनी बीज हैं वो माइग्रेटरी बीज रहती हैं, कभी सिटीज़ में रहेंगी, कभी फार्मलैंड में जाएंगी, कभी फॉरेस्ट में जाएंगी। जब सिटी में मक्खियों को मारा जाता है तो ये जो बीज है माइग्रेट नहीं हो पाती है फार्मलैंड में। और ऐसे माना जाता है कि जब हनी बीज का एक छत्ता हम मारते हैं तो पूरे गाँव उद्ध्वस्त करने जैसा है, क्योंकि एक हनी बी का छत्ता ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रेडियस में पॉलिनेशन सर्विस करता है। जब हनी बीज नहीं रहेंगी फार्म में तो अच्छे से पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा
पॉलिनेशन नहीं होगा तो फार्म प्रोड्यूस बहुत कम आएगा। तो फार्म प्रोड्यूस नहीं मिलने के कारण फार्मर डिस्ट्रेस में रहते हैं और वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर फार्मर सुसाइड इज़ ऑल्सो हनी बीज। इसलिए हनी बीज का संवर्धन जरूरी है, केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि इस पृथ्वी के लिए।